अस्सलाम वालेकुम। जहान रमज़ान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज 23वां रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक की भी मुबारकबाद आपको हम दे ही रहे हैं। ये खुसूसी ट्रांसमिशन है रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में। इस ट्रांसमिशन में हम रमज़ान की बातें, दीन की बातें तो करते ही हैं, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर से मुताल्लिक़ मुल्क में क्या चल रहा है, क्या मसाइल हैं, क्या दुश्वारियाँ हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें क्या हैं, महंगाई कहाँ तक पहुँची है, सियासत की भी बात होती है, स्पोर्ट्स की भी बात होती है। इस शो में नादिया खान कुछ देर में ही आपको ज्वाइन करेंगी। आप ये यकीनन सोच रहे होंगे कि आज ये सोलो फ्रेम से क्यों आए, तो बस कुछ ही लम्हों में नादिया खान भी हमारे साथ ही होंगी। तो आज के शो में आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। वैसे जितने भी हमने शोज़ किए हैं उसमें बड़े बर्निंग इश्यूज़ की भी हमने बात की है और हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। ऐसे टॉपिक्स को टच करते हुए लोग ज़रा थोड़ा सा टेंटेटिव होते हैं कि भाई इन पर बात की जाए, कोई बैकलैश भी आ सकता है, लेकिन खैर जो अवामी नौइयत के मामलात हैं उन पर हमेशा हमने बात की है। तो आज के शो में भी बहुत कुछ है हमारे पास। क्रिकेट की बात होगी। T20 सीरीज़ पाकिस्तान हार गया है, बुरी तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई। सिर्फ एक मैच अच्छा खेला, वो एक आउट ऑफ नोवे, पता नहीं क्या परफॉर्मेंस थी, हमें भी समझ नहीं आया कि एकदम से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और उसके बाद फिर वही उन्होंने दिखाई परफॉर्मेंस जो जैसी टीम खेल रही थी। तो इस पर बात होगी। इसके साथ साथ आला तरीन सिविल एजाज़ात दिए गए कल, और इसमें 365 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन साफ़ी और तजियाकार मुनीफ फारूक को भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो मुनीफ फारूक भी हमारे शो का हिस्सा होंगे, और जब वो अवार्ड ले रहे थे उनके तासुरात क्या थे और ये सहाफ़त में जो उनकी खिदमत है इससे मुताल्लिक़ भी बात होगी, और सियासत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, क्या पेशरफ्त हो रही है, ये भी अहवाल होगा। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी UAE से हमें ज्वाइन करेंगे एक खातून, और मल्टी टैलेंटेड खातून है, उनसे भी बातचीत होगी। फिर ईद का माहौल है, ईद की खरीदारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, और रात में आप देखते हैं कि निकलते हुए मतलब इतनी उलझन होती है कि घर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो सब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो खरीदारी रह गई है, किसी के जूते रह गए हैं, किसी का कुर्ता शलवार रह गया है, ख़वातीन की तो तैयारी वो नेवर एंडिंग है, वो तो चांद रात तक खरीदारी होती रहती है, और फिर भी वो कहती है कि मुझे खरीदारी का मौका नहीं मिला। तो ये भी होगा शो में, और उसके बाद सोलर पैनल की हम बात करेंगे। अब क्योंकि सोलर पैनल से मुतालिक एक अलग पॉलिसी आ गई है, तो अब ये सोचा जा रहा है जिन्होंने सोलर पैनल लगवाया कि वो हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो फायदा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस फायदे के लिए उन्होंने सोलर पैनल लगाए थे बड़े बड़े भारी भरकम बिल से निजात के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ फिर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे, और ये जो बिजनेस है इससे रिलेटेड जो लोग हैं और अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, ये भी बात होगी। तो सबसे पहले आगाज करते हैं अपने शो का क्रिकेट की बात करते हुए। क्रिकेट में जैसे आप सब ने देखा कि T20 सीरीज पाकिस्तान हार गया। 115 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने, और 5 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 220 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 105 रन बनाकर ढेर हो गई। मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। ये कॉन्फिडेंस देखें आप, न्यूजीलैंड को पहले दावत दी उन्होंने कि ठीक है हम तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करेंगे और अगर तुम 200 से ऊपर जाओगे तो हम चेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान को मिली। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मैचेस रह गए हैं इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि सीरीज पाकिस्तान हार चुका है। तो जनाब क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ हैं, अक्सर बेशतर हमारे शो का हिस्सा होता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन फाइन सर फाइन। तो कल के मैच की बात करें, क्या ख्याल है आपका? दिल चाह रहा है बात करने का कल के मैच में? क्या चाह रहा है? मैं आपको पिछले 3 महीने से बता रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी है, यू आर इररिलेवेंट। वो आपका एक फ्लैश इन द पैन हुआ, वो लड़का जिसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन तेज है और बैट स्पीड तेज है, उसको एक ड्रॉप इन पिच मिली, छोटी बाउंड्रीज थी, उसने चला दी, वो लग गई, वो फास्टेस्ट सेंचुरी हो गई। आपको मैंने पहले भी कहा था ही स्टिल नीड्स लोड्स ऑफ वर्क टू बी डन ऑन हिम अगर उसने कंसिस्टेंटली सरवाइव करना है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर आपके कप्तान ने, आई डोंट नो मैनेजमेंट का डिसीजन था या कप्तान का, पर एक हॉरिफिक डिसीजन था कि नेचुरल पिच पे जहाँ पे क्रॉस ब्रीज भी है और बहुत तेज हवा चलती है, वहाँ पे पिछले जो 5 मैच हुए थे उनमें से 4 टीम्स बैटिंग फर्स्ट जीती थी और आपने खिला दिया न्यूजीलैंड को पहले टॉस जीत के। अगर आपके दिमाग में ये था कि आपका वो हो जाएगी, अपना ड्यू फैक्टर होगा, वो हुआ नहीं, कंडीशंस ड्राई रही। और फिर आपका कप्तान अनफॉर्चुनेटली पोस्ट मैच में कहता है कि स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम खेल नहीं पाए। हाँ वो सही कह रहा है,
ये सीधी गेंद नहीं खेल पाते तो इन्होंने सीम और स्विंग कैसे खेलनी थी? ये ठीक ओवर है। कॉन्फिडेंस है, यानी नुमान भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि पिछले मैच में ठीक है जी वो होता है, उस दिन लग गया क्रिकेट में और इतना उसने रिस्क लड़के ने लिए हैं, लेकिन खैर किस्मत अच्छी थी तो कप्तान ने सोचा कि हाँ हम तो चेज में माहिर हैं, हम चेज कर जाएंगे। नहीं, ये होपलेस, ये ओवर कॉन्फिडेंस या ऑप्टिमिज्म नहीं, ये होपलेसनेस है। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि वो कोई मैच नहीं है। अच्छा, अभी आपको एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड जो है उनके पास इस वक्त डीवन कॉनवॉय नहीं है, उनके पास ग्लेन फिलिप्स नहीं है, बिल्कुल। उनके पास वो जो है टॉम लेथम नहीं है, उनके पास मैट हेनरी इंजर्ड था, वो नहीं था, ठीक है, और उनके पास रचिन रविंद्रा नहीं है, देखिए मेन प्लेयर्स नहीं और है। मेन प्लेयर्स नहीं है। और उसके बगैर ये टीम जो है, अब आपको जो कल स्कोर लाइन नजर आई है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत है। अगर इन्होंने टॉप टीम जो ये 4 या 5 हैं दुनिया में, उनके साथ खेलना है तो ये आपकी रियलिटी है। ये आपको कहते हैं ना, वो मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाहता पर औकात हमारी अब ये रह गई है। अब इसको ठीक कैसे करना है? ये ठीक ऐसे नहीं होगी जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक फैंसीफुल आइडिया लिया है कि जी हम स्कूल कॉलेज क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाएंगे, वो फॉर्म आ रहे हैं, हम टैलेंट हंट करेंगे, हम छू जाएंगे। वो वुमेन क्रिकेट में तो ठीक है, बट दुनिया में जो है वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड स्कूल क्रिकेट खुद नहीं कराता। और स्कूल कॉलेज क्रिकेट जो है, अब जब से प्रोफेशनल हुई है गेम और साइंस हुई है, वहाँ पे वो अब पाथवे का हिस्सा नहीं है। श्रीलंका में शायद अभी भी थोड़ा सा स्कूल क्रिकेट को देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे क्लब्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो बजाय कि आपका जो ग्रास रूट एक्चुअल क्लब लेवल है उसको अब रीइंटीग्रेट करके ठीक करें। इनको तो डेमोग्राफी नहीं पता कि 64,000 क्लब क्रिकेटर खेलता है, 64 to 70,000 क्लब क्रिकेटर फैला हुआ है। वो आपने फोकस किया और हुआ जो चंद जारे बुरे शहरों। हालात में भी है, यानी पैसे भी नहीं मिलते ना, वहाँ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है वो क्लब क्रिकेटर, बेचारा खेल रहा है अपने घर से, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं, टैलेंट वहीं से आता है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो कायद आज़म ट्रॉफी वगैरह है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, उसमें आप इनकी रेमुनरेशन भी कट डाउन कर रहे हैं, इनके होटल्स को 5 से 4 स्टार करके बजाय उसको बेहतर करते। इसी तरह जो आपका जोनल क्रिकेट चलती है अंडर 13, अंडर 15, 17, उसको री इन्फोर्स करते आप एक और पैसे ज़ाया करने लगे हैं, ये जो कॉलेज स्कूल कॉलेज टूर्नामेंट स्कूल। कराने लगे हैं। अच्छा ये भी मुझे बताएं कि कोच साहब तो ये कह रहे हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि सीरीज में तैयारी कर रहे हैं आप, मतलब प्रोफेशनल नहीं फिर क्रिकेट। जोहेब नहीं फिर जोहेब एक काम करें ना, उनको रिक्वेस्ट करेंगे मुझे और आपको भी पाकिस्तान कलर दे दें, इफ इट हैज बिकम सो चीप बिल्कुल हम कि भी अगर तैयारी हमने कर लेते हैं। सही अगर बात। अगर पाकिस्तान की टीम ट्रेनिंग ग्राउंड है और वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होनी है तो फिर तो ये एम्बैरेसिंग है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप प्रोसेस ड्रिवन नहीं होंगे, जब तक आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लाएंगे, जब तक आप सुपर स्पेशलिस्ट नहीं लाएंगे, आप अपनी जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है आपकी ये जो आपकी पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी है क्रिकेट की, इसको सीधा नहीं करेंगे, साइंटिफिक टूल्स इंटीग्रेट नहीं करेंगे टीयर क्रिकेट में और एज क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेंगे। नुमान भाई आप ये तो बताएं, आपका तजर्बा बहुत है, आप मुझे बताएं कहाँ इंडक्ट होना चाहिए, यानी ये जो पूरा एक पूरी चेन है ना, प्रोसेस है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, यानी आपके जहन में कोई नाम है बैटिंग को लेके कि बैटिंग कोचेज ऐसे आने चाहिए, बॉलिंग कोचेज ऐसे आने चाहिए क्लब लेवल पे? और मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त टाइम आ गया है कि आप ये कोचिज छोड़ें। आपने सबसे पहले तो क्लब लेवल को दोबारा सीधा करना है, डिसेंट्रलाइज करनी है क्रिकेट। जो सारी पावर रखी हुई है वो क्रिकेट बोर्ड ने रखी हुई है, वो आपको डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, आपको रीजन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ चेयरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो चेयरमैन का रोल जो है वो रीडिफाइन होना पड़ेगा। देन आपको जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलाना है, सेमी ऑटोनमस, ऑटोनमस, कॉर्पोरेट, सेमी कॉर्पोरेट, प्राइवेट, ठीक है, या आपने गवर्नमेंट के नीचे आना भी शायद कैबिनेट डिवीजन के नीचे है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो है अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रीगेज और रीअसेस करेंगे। आपने वो जो ब्रिक्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, बट ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा शुरू में, चाहे वो मेडिकल पैनल हो जिसको स्पोर्ट्स अम्ब्रेला कहते हैं, बायोमैकेनिक। जी जी, आवाज आ रही है रोहन?
मेरे ख्याल है राबता मुनक़ता हो गया। जी आ गए, आ गए जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि चाहे आपके ट्रेनर्स हों, चाहे आपके कोचेस हों, चाहे आपके अपना ये बायोमैकेनिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, रिहेबिलिटेशनिस्ट हों, स्पोर्ट्स एम्ब्रेला पूरी बनाए जो होती है जिसको आप कहते हैं मल्टी ये डिमेंशनल कौन अप्रोच। बनाएगा जब फिर कहाँ गुंजाइश रहेगी वहाब रियाज की, कहाँ अब गुंजाइश आप रहेगी शोएब मलिक की, कहाँ गुंजाइश रहेगी वेंटोस। सर अब चेयरमैन को सीधा होना पड़ेगा, इन इन लोगों से थैंक यू करें, ये जो एडवाइजर है, और आप बाहर से लोग इंपोर्ट करेंगे। इनिशियली वो आएंगे, वो ट्रेन द ट्रेनर्स करेंगे और आपका अपना स्टॉक जो है उसको वो ट्रेन करेंगे, जो इंडिया की केस स्टडी है, ठीक है। और आप इसको प्रॉपर रीऑर्गेनाइज करेंगे, अपनी क्रिकेट को डिसेंट्रलाइज करें। अच्छा मुझे नोमान भाई कैप्टनसी की थोड़ी सी बात करते हैं। सलमान अली आगा, और मुझे याद है आप भी इससे शायद अग्री करें कि एक कैप्टन जो होता है उसके अंदर सलाहियत, ठीक है बैटिंग बॉलिंग तो है ही, लेकिन वो थिंकिंग कैप्टन होना चाहिए। और मुझे युवान बोटा का नाम जहन में आ रहा है, बहुत कम उसने कप्तानी की, लेकिन जब जब मैंने उसको कप्तानी करते देखा वो हमेशा उसके पास प्लान ए बी सी है, और वो ऑर्थोडॉक्स चीजें भी कर रहा है, अनऑर्थोडॉक्स चीजें भी कर रहा है। तो आप समझते हैं सलमान अली आगा डिजर्व करता है कैप्टन? देखें T20 तो बिल्कुल भी डिजर्व। जी एक बार फिर राबता मुन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे नोमान भाई, आ गए एक बार फिर आ गए। आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सलमान अली आगा T20 में तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं था, डिजर्व नहीं करता था, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, रेड बॉल का अच्छा प्लेयर है, वनडे अच्छे खेलता है, और वो ग्राइंड से आया हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, तो मैच्योर है। हमारे मुल्क में इट्स नॉट लाइक डेवलप्ड बोर्ड्स, यहाँ पे कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं होती, कोई कप्तान ट्रेन नहीं किया जाता। तो सलमान अली आगा इस वक्त इस लॉट में स्मार्टेस्ट लगता है कि वो जल्दी अडेप्ट कर लेगा। सही, बड़ा जैसे जैसे आपकी आवाज पीसीबी तक नहीं पहुंच रही ना, ऐसे ही आज हम तक नहीं पहुंच रही आपकी आवाज। आ गया एक बार फिर तो जी भाई। जी मैं कह रहा हूं पीसीबी तक आपकी आवाज तो पहुंचनी नहीं, वहां तो सिग्नल विग्नल नहीं, वहां लाइन ही नहीं है कोई, लेकिन हम तक भी नहीं पहुंच रही आज आवाज। अब आइए, नहीं आ गई, अब आ गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस फिर कट गई। चले नुमान भाई, फिर आपसे राब्ता करेंगे हम, वक्त भी हमारा कम रह गया, लेकिन आप सलमान अली आगा की बात कर रहे थे कि वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन ये कि कप्तान बनाए जाते हैं, आप उनको मौका देते हैं, उनकी ट्रेनिंग और इस तरीके से फिर एक मजा हुआ कप्तान सामने आता है। तो ये क्रिकेट की बात हुई, और हमेशा से स्ट्रक्चरल चेंजेस की वो बात करते हैं कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर आना चाहिए, आप क्लब क्रिकेट में पैसा लगाएं, इस तरह से एडहॉकिज्म पे अब काम चलेगा नहीं, फैन फॉलोइंग कम होती जाएगी, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं क्रिकेट में अब। तो ये लम्हा फिक्रिया। एक ब्रेक हमने लेना है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिक्स की भी। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुनीफ फारूक हमारे साथ होंगे। तो जाने रमजान में एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। जहान रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम कुछ बात करेंगे। कल एक अहम दिन था, 23 मार्च का दिन था, तो इस मौके पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब का इनेकाद किया गया, और मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो अचीवर्स रहे हैं उनको एजाज़ात से नवाजा गया। तो जनाब 365 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक, जो कि सहाफ़त की दुनिया का एक मारूफ नाम है, गुज़श्ता कई बरसों से मुख्तलिफ चैनल्स पर करंट अफेयर शो कर रहे हैं, और इस वक्त वाबस्तगी उनकी 365 न्यूज़ से है, उनको भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुनीफ फारूक से हमने सोचा कि रब्ता करते हैं, उनको शो पे इन्वाइट करते हैं और जानते हैं कि उनके तासुरात क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुनीफ फारूक? ठीक ठाक हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए कि कल जो ये तकरीब हुई, इसमें जब आपका नाम पुकारा गया, फिर आपकी अचीवमेंट भी बताई गई, आप वहां पर खड़े हुए थे, वो सुन रहे थे, उसके बाद आप अवार्ड लेने गए, तासुरात जरा हमसे शेयर कीजिए, आपके क्या थे उस वक्त? देखिए, यकीनी तौर पर ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है किसी भी
प्रोफेशनल के लिए, खास तौर पर अगर आप बहसीत एक सहाफ़ी के आप काम कर रहे हैं, नेचुरली आप बहुत सारे लोगों को यू लुक अप टू देम, और जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने बेशुमार और बेतहाशा बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरे लिए तो इंस्पिरेशन हमेशा वही लोग रहे जिन्होंने बड़ी अच्छी और डिस्पैशनेट रिपोर्टिंग की, बेहतरीन प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, जो बहसीत एंकर्स जिन्होंने अपने आप को मनवाया। तो नेचुरली आप अपने जो सीनियर्स होते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। फिर अगर आपको इस बात का इदराक सारी उम्र रहे जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर के एक कांस्टेंट प्रोसेस है लर्निंग का, आप उसके अंदर मौजूद हैं और आप ये सब कुछ हासिल कर रहे हैं, तो फिर हालात शायद आपके काबू में रहते हैं। फिर आप हर दिन हर रोज एक नई बात सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लग पड़े तो फिर जो सीखने का अमल है वो रुक जाता है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़े एजाज की बात थी कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से मुझे इस एजाज से नवाजा गया, और एक फर्दर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है जो मेरे पर है कि मैं अपने काम को मजीद तनज़ही से और मजीद डेडिकेशन से सर अंजाम दूँ। अच्छा मुनीब, क्या समझते हैं आप, जैसे आपने हालात वाक़यात की बात की और अब सीनियर्स, आप भी हमारे सीनियर हैं और इससे ज़्यादा भी ज़्यादा जो पहले अखबारात के शोबे से वाबस्ता थे, तो इवॉल्व किया है जर्नलिज्म ने। अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, जिम्मेदारी का एहसास और खबर को देना, तो फिर उसको ऑथेंटिकेट करना प्रॉपरली, थोड़ा मुश्किल हो गई है सूरत हाल तमाम इन हालात वाक़यात का जायजा लेते हुए। जी बिल्कुल, मुश्किल तो हो गई है, और मेरे ख्याल में जर्नलिज्म किसी भी दौर में इतना आसान काम तो नहीं रहा। अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज रहती हैं जिनको आपको जहन में रखना पड़ता है, बहुत सी ऐसी अनडिक्लेयर्ड रेड लाइंस हैं जिनको क्रॉस करते हुए आपके बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं, और आपको बहुत केयरफुली कई दफ़ा चलना पड़ता है, और कई दफ़ा आपको अपने सेल्फ सेंसरशिप भी आपको करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अल्फाज का चुनाव बड़ा बेहतर करना पड़ता है। ये तो प्रॉब्लम देखिए एग्जिस्ट करता है। जहाँ तक डिजिटल वर्ल्ड की बात है, वहां पर तो देखिए इशू ये है कि वो अनरेगुलेटेड है। अगर मैं ये कहूँ, पैका हमने बना जरूर लिया है, लेकिन ठीक है अभी भी वो अनरेगुलेटेड है। लेकिन जिम्मेदारी बहसीत एक सहाफ़ी आप पर ये होती है कि जो आप करें, जो आप कहें, उसके अंदर आपकी ख्वाहिश या पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार ना हो, बल्कि हकायक दुरुस्त हों, फैक्ट्स दुरुस्त हों, तभी आप एक दुरुस्त तज्जिया कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये की चीज़ है, की एलिमेंट है। अगर आप अपने साथ ये रखें और अपने पास ये रखें तो फिर मामला दुरुस्त रहते हैं। और ये इस तेज दौर में ज़ाहिर ब्रेकिंग एक सिनेरियो होता है, हर वक्त हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो वक्त भी कम मिल जाता है, और इस महदूद वक्त में क्यूसी भी करना है, अपने सारी चीज़ें करना है। तो बहरहाल ये क्राफ्ट तो है अपनी जगह, एक आर्ट तो है। जी हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं ये कहूँ, अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जरूरी नहीं है कि कोई एक एलिमेंट हो। और देखिए, जरूरी ये भी नहीं होता कि आपको आपके सीनियर्स ही सिखाएं। कई दफा आपके जो कॉलीग्स होते हैं या इवन आपसे जूनियर्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत सा यंग टैलेंट है जो रिसेंटली पाकिस्तान की न्यूज मीडिया के अंदर आया है, तो आप कई दफा उनसे भी बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं। द आइडिया इज टू लर्न, और कोशिश ये होनी चाहिए कि बहसीत इंसान, अगर आप कोई आपकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी है, एटलीस्ट कोई प्रोग्राम करते हुए वो एग्जिबिट नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्स अगर आपके दुरुस्त हैं तो फिर ये आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि आपसे कौन खुश होता है या कौन नाराज होता है। ठीक है, बहुत से मसाइल वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जरूर होते हैं, उनको आप एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन ट्रूथफुल रहने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मुनीब, कुछ सियासत की बात करते हैं। बड़े अहम ओहदे मोहसिन नकवी साहब के पास हैं, वजीर दाखिला भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, चेयरमैन पीसी भी हैं, पीसीबी भी स्ट्रगल कर रहा है, क्रिकेट भी, और वजीर दाखिला होने के नाते भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो निभानी है। लेकिन कोई राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है, कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही है, कोई ब्रीफिंग नहीं आ रही है। आपके पास इत्तलात क्या है? देखिए, जहां तक मेरे पास इत्तलात हैं वो थी कि मोहसिन नकवी साहब की कुछ तबीयत नासाज है। वो आमतौर पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और बहसीत साफ़ी आप बहुत से लोगों से राब्ते में होते हैं, तो उनके से राब्ता नहीं हो पा रहा है। और फिर मैंने बहुत से अपने जो कॉलीग्स हैं उनसे पूछा कि लास्ट टाइम उनसे मोहसिन नकवी साहब की कब गुफ्तगू हुई थी, तो वो एक थोड़ा सा तात्तुल तो बीच में मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि उनको हटाने की खबरें भी आ रही थी ना, तो इसमें कितनी सदाकत नहीं। देखिए, मोहसिन नकवी साहब को तभी वो हटेंगे जब उनकी अपनी मर्जी होगी, या जब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं जो कि बहुत मजबूत हैं, जब वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने ओहदे से अगर कभी वो हटना चाहें। तो मुझे फिलहाल तो ऐसी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आती।
मोहसिन नकवी साहब अपने ओहदे पर विराजमान हैं। हाँ, उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में 2-3 जगह से मुझे पता लगा है कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज और कोई एक ओहदा भी छोड़ने का आपको नहीं, ये भी कोई इतलात नहीं है इस तरह की कि चले चेयरमैन देखिए, पीसीबी फिलहाल तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। देखिए, हवा में बातें उड़ाना वो तो अपनी जगह मौजूद है, आप बहुत सी क्यासराइयां कर सकती हैं, लेकिन कॉन्क्रीट बात अभी तक कोई हमारे सामने नहीं है। और मुनीब, ओवरऑल सिचुएशन भी जरा बता दीजिए। मौलाना फजल रहमान किस तरफ जाएंगे? क्या ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठेंगे? फिर हम ये सोशल मीडिया की तो बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक बड़ी बड़ी खबरें आती हैं और वो क्वेश्चन मार्क के साथ आती हैं। वो एक तरीका है ना सोशल मीडिया का कि रिहा हो रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया है। ये भी खबरें और पीपल्स पार्टी वगैरह, जरा ओवरऑल बताइए क्या सूरत हाल है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि अभी मुस्तकबिल करीब के अंदर इमरान खान साहब के मामलात या हालात को बेहतर हो रहे हैं। उनमें तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और शायद अभी एग्जिस्ट करता रहेगा। वो तो एक चीज अभी ऐसी है जो कि एग्जिस्ट करती रहेगी। लेकिन जो जहां तक बात है मौलाना साहब देखिए, ताल्लुक तो बेहतर हुआ है तहरीक इंसाफ से। अब वो कितना बेहतरी की तरफ जाता है, कितने हालात बेहतर हो जाते हैं, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। अभी कॉशियसली दोनों फरीकैन चल रहे हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि एक बेहतरी ताल्लुक में जरूर आई है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और जीडीए ने इशारा दिया है कि हम ऑपोजिशन का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पानी के मामले को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, कहाँ जाता है? देखिए, वो मौक़िफ़ उनका अपनी जगह उसमें बड़ा वजन है, लेकिन जो मेन इशू है कि क्या वो हुकूमत का साथ छोड़कर तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन का साथ देंगे, वो मुझे अभी नजर नहीं आता। हाँ, ये जो पानी के मामलात हैं उस पर पीपल्स पार्टी बशमूल जनाब असदारी साहब की और बिलावल साहब की काफी हर कोई सीरियस है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे अभी कोई मेक और ब्रेक सिचुएशन तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नजर नहीं आती कि वो इस इत्तेहाद से निकल आएंगे या हुकूमत का साथ छोड़ दें। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुनीब फारूक साहब, आपने हमें टाइम दिया। एक बार फिर आप बात देते हैं तमगा इम्तियाज़ की, 365 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है और इसीलिए 365 न्यूज़ को इस बात की खुशी भी बहुत ज्यादा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे और नादिया खान भी हमारे साथ होंगी। कैसी खबर दी मैंने आपको, एक ब्रेक के बाद आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। जहान रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज़ और मैं आ चुकी हूँ। अब आएगा ना मजा, है ना? लोग मिस कर रहे थे भाई। ये जरूरी होता है कभी कभी ना, अपनी इंपॉर्टेंस लोगों को याद कराने के लिए थोड़ा सा अवे होना होता है ताकि लोग मिस और वो करेंगे। पार्सल आया था एक, आप पैसे नहीं देके गई, मैंने वापस कर दिया उसको। मैंने कहा नहीं भाई, ये क्यों किया? तो पैसे देके जाती ना। ये मेरे घर में डेली का मसला है। तो मेरा पार्सल आ रहा होता है तो मैं नहीं होती, या फैसल का आ रहा होता है पार्सल तो वो नहीं होते। तो ये बड़ा, क्या करूं? मैंने कहा भाई नहीं है, नादिया खान यहाँ नहीं है। वो उसने कहा अच्छा भाई। क्या पार्सल में हाइलाइटर होंगे, कोई पेंशन होगा, नहीं कुछ खबर होगी कोई ना कोई, क्योंकि अब जो हमारे शोज हैं हम इंफॉर्मेटिव शो कर रही हूँ, बहुत ही इंफोटेनमेंट वाला शो जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, टेनमेंट भी हो, यानी कि एंटरटेनमेंट भी हो, तो वो हम कर रहे हैं और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और जुहैब ने वैसे ठीक संभाल लिया था शो को, शिकायत तो नहीं? बता दे भाई, कह रहे सही किया था, संभाल लिया था। अच्छा, अभी शो में रह क्या गया है? ओवरसीज पाकिस्तानी भाई, हम वेट कर रहे थे कि नादिया आएंगी तो ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे हम। वेरी नाइस। उसके बाद फिर लाइव हिट्स है, उसके बाद हाँ। उसके बाद वो जो सोलर पैनल की आप बात कर रही थी, लाइव हिट्स, यानी कि हम आपको बाजारों की सैर कराएंगे। पंजाब से यहाँ क्या शॉपिंग चल रही है, लोग कितने पैसे लेके जा रहे हैं, लुट के जा रहे हैं या खुश होके जा रहे हैं, विद चेंज इन देयर पॉकेट, इसका चांस वैसे बहुत कम है। और इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा अच्छा, हम एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट करेंगे अबाउट नेपो किड्स। बॉलीवुड में थोड़ी सी बात करेंगे कि जहाँ करण जौहर तुल गए हैं इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए, और एक नया उन्होंने ट्रेंड शुरू किया है। जहाँ हैरी पॉटर में नहीं होता था प्योर, देखिए हैरी पॉटर, उसमें प्योर ब्लड, मड ब्लड, यही चीज अब हमें बॉलीवुड में देखने को मिल रही है कि जो प्योर ब्लड, यानी कि जो इंडस्ट्री के बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं की फिल्में बनेंगी, उन्हीं की नेटफ्लिक्स पे सीरीज आएंगी, आपको पेपराजी वगैरह सिर्फ उनकी तस्वीरें देते हुए नजर आएंगे, जैसे और कोई आर्टिस्ट और स्टार कोई फिल्म हिट नहीं हो रही इसकी वजह से। आप देखें, इसकी ये बर्बादी है। मुझे तो लग रहा है कि ये, और ये करण जौहर इसके मास्टर है, मेन जो है उन्होंने ये शुरू किया है, और अब एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही है क्योंकि वहां के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। होते जा रहे हैं, लीन होते जा रहे हैं, लेकिन वो तो एक अलग अल्लाह माफी, मतलब चेहरे पे भी आ गया है। लेकिन ये कि
स्टिल हाँ। अगर उस पे प्रोफेशनल उस पे Nepotism देखें पे तो बात हो रही है। बॉलीवुड का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं करण जौहर। और ये जो अब नई ये सैफ के जो बेटे ने जी, अभी सबको फिल्म की मौका है, देते कहते मैं हूँ, और मैं हूँ ना। श्रीदेवी की बेटी की फिल्म, अब कहने को इतने बड़े स्टार्स के बच्चे, और उन्होंने क्या बर्बादी की और कैसा पानी जो है कैसे वो पानी की तरह, क्या कहते हैं, पैसा पानी की पैसा तरह पानी की बहाया तरह बहाया, वो तो है ना। और नाले में गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो तो डिटेल हम- से बात हाँ, होगी इस इस पे पे। बात अब ओवरसीज पाकिस्तानी इंतजार कर और रहे हैं। हाइब्रिड पैनल पे भी बात करेंगे कि सोलर पैनल जो लोग लगा रहे थे वो सिस्टम अब हाइब्रिड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है ताकि सही बचत हो, बिल ना आए। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब करें ओवरसीज पाकिस्तानी। हाँ, अब हो सकता है। चले फिर अब आइए, done। वेलकम करें ना भाई। हमारे साथ अलीना हारिस है, जो कि यूएई से इन्होंने ज्वाइन किया और सॉफ्टवेयर टेस्टर है वो। तो ये मुझे भी नहीं समझ आया अभी तक उनसे पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नादिया, वालेकुम कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं अलीना, रमजान मुबारक, कैसे रोजे चल रहे हैं? रमजान मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ों का तो पता भी नहीं लगा कहाँ गए। है ना, हाँ, मौसम अच्छा था। अभी शारजा में बहुत कैसा मौसम है आजकल, क्या चल रहा है? दिन गर्म हो गए हैं लेकिन रातें बहुत अच्छी हैं। आई थिंक मई से ना, यूएई में मई से आके ना गर्मी 1 मई के बाद शुरू होती है, उससे पहले पहले प्लेजेंट है। यस इट्स लाइक वेरी गुड वेदर। अभी भी आउटडोर का बेटर है ना। अच्छा, तो अब मुझे बताओ अलीना, कब आए मूव किए आप शारजा, कब आई थी? कितने सदियां हो गई, कितने साल हो गए? 7 years ago मेरी शादी के फौरन बाद मैं यहाँ आ गई थी। सो माय हस्बैंड वाज लिविंग हियर ऑलरेडी। सो शादी के बाद फौरन मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी आफ्टर 1 month। क्या बात है। सो इट्स बीन ऑलरेडी 7 years। और काम कर रही हो तुम, आईटी की दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक है? जी, मैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हूँ इन द क्वालिटी फील्ड। सो हम समझे, हमें तो वही टेस्टर याद है, वो टेस्टर से आप चार्ज करंट चेक करते हैं ना, करंट आ रहा नहीं आ रहा उसमें स्विच में, या वो होता है, या टेस्टर होते हैं खाना टेस्टर वाले टेस्टर। तुम कौन सी टेस्टर? yes, हम स्विच टेस्ट करते थे एंड हियर आई एम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। तो मैंने मेकअप भी वैसे बॉडी टेस्टर्स चेक किए हैं, मेकअप के परफ्यूम्स के, और घंटों है मेरे, घंटों बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ट्रू। तो अच्छा, फिर ये खैर आसान लफ्जों में बताओ, ये मुश्किल काम है? क्या करती हो तुम? सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है? वी डेवलप द मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट एंड देन आई एम एज अ टेस्टर। मैं टेस्ट करती हूँ कि कीड़े निकालती हूँ इन द इजी फॉर्म, कीड़े निकालती हूँ काम में। So this is what I'm डबटेल करती है काम को। यानी हाँ, ये सही। सिर्फ आईटी के कीड़े नहीं निकालने, लोगों के अंदर और बहुत सारे और कीड़े होते हैं, आप उस पे भी थोड़ा सा रिसर्च करें, वो भी अल्लाह करे निकल जाएं तो कितना अच्छा हमारा मुल्क हो जाए। जी, बहुत सारे कीड़ों की वैरायटी हम आपको भेजेंगे लिस्ट, पता ही होगा तुम्हें भी। 7 साल ही हुए गए। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे सीरियस सवाल ये है एक, कि यूएई में जैसे आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं, तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसको बड़ा एक धचका लगा है हमारे यहाँ इंटरनेट की बंदिश की वजह से। फिर मतलब इंटरनेट कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, फिर वो फायरवॉल्स के मामलात हैं, तो बड़े बिजनेस मुतासिर हुए हैं। यूएई में क्या वाकई मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान से यूएई के जो बिजनेस करते हैं लोग सॉफ्टवेयर के जरिए? तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। No, not at all, because there are so many other ways to actually continue करने के लिए बिजनेस को। बेसिकली यूएई के बिजनेस को कोई मुतासिर नहीं हुआ, बट इवन दो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लिटरली डूइंग वेरी ग्रेट, वहाँ पे भी ऐसा इतना ज्यादा नहीं हुआ है। And if we, like, I have been working in Pakistan as well for like 4 years, and I'm telling you that there are so many other ways to continue the business. It's not like that internet was the main reason to stop it. Not at all. अच्छा, और कितनी मजे की बात मुझे लगती है कि जो आईटी की फील्ड में लोग हैं ना, वो कहीं भी दुनिया में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, वो अपना काम कर सकते हैं फ्रॉम होम, कहीं से भी बैठ के। तो आपको भी आसान So है, work from home is very like very good opportunity for that. फ्लेक्सिबल है। अच्छा बताओ, घर में कौन कौन है? 7 साल हुए तुम्हारे फैमिली में, और कौन कौन है घर में? So I'm mother of 3 kids. 3 I kids, have 3 kids. माशाल्लाह यार, Yeah. जबरदस्त। So one is 5 years old, the other one is 3, and the last one is like 7 months old. अच्छा, तो अभी एक क्या पता है 5-3 अब खर्चे शुरू हो गए, क्योंकि यूएई में बहुत बड़ा खर्चा है स्कूल का, एक रेंट का मसला और एक स्कूल का। इतनी महंगी फीस है, तो तुम अभी 3rd भी रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें कितना महंगा लगता है वैसे पढ़ाना बच्चों को शारजा में? Actually, of course, like because equal to like rent. हम जितना अपार्टमेंट का रेंट पे करें उतना ही हम ऑलमोस्ट फीस पे करें। यानी कितना पाकिस्तानी रुपीस में कितना हो जाता है स्कूलिंग का? So for the whole year, it's almost like 15 to 20 lakh per year. एक बच्चे का। और इसको एक आप बच्चे का, इसको डिवाइड करें, और ये अभी But it इससे भी depends महंगे upon स्कूल्स the- हैं। Yes, it's more than even that. I think. Like some schools are taking like 30 lakh और 40 लाख भी ले रहे हैं, उससे ज्यादा भी ले रहे हैं।
तो कंटेंट क्रिएटर भी 3 आप? लाख भी एक बच्चे के, और ये छोटी क्लासेस की बात कर रहे हैं हम। Yes, my first one is in FS2, like KG2. केजी की KG2 की क्या केजी वैसे? की फीसेज हैं 25, 30, 40 लाख, ये बड़ा मुश्किल है। वैसे इतनी मईशत स्ट्रांग है उनकी, सब कुछ है, तालीम फ्री कर दे, मतलब मैं मुझे ये समझ नहीं आती, क्या वहाँ के लोगों के लिए जो यूएई में यानी उनको नेशनल्स हैं उनको फ्री है तालीम? नहीं, फ्री तो किसी को भी नहीं है। उनको फ्री है, उनको free है? स्कूल में डिफरेंट होता है, राइट? अरबिक स्कूल आर टोटली डिफरेंट। अच्छा, पता है वहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपके बच्चों के जो एजुकेशनल बिल्स हैं उसको मतलब पूरा करते हैं। वो आपको Scholarship पे, उसमें हाँ। स्कॉलरशिप नहीं होता है, Yes, कंपनीज there जब are आपको people- हायर करती है ना, वो आपके बच्चे की स्कूल अच्छा, की ठीक फी है। भी देते हैं जैसे साथ health में। का यहाँ पे है बहुत अक्सर सारी, मिलता है। लेकिन नॉट एवरीवन। पहले तो एक जमाने में 90s में तो सब कुछ ही होता था, आपके घर की फर्नीचर चीजें सब आपको ना कंपनीज चेंज करके दे रही होती थी। अब वो मजे नहीं है। कोई कोई कंपनी है जो आपको फ्री देती people है। have this facility still, like they have हाँ, this thing. बट बहुत कम बिल हो भी गया बहुत रुझान। आता है। और Like Arabic people का बिल भी बहुत कम आता है, उनका रेंट भी नहीं होता, उनका कुछ भी नहीं होता। For local people, only वेरी local. नाइस, Local वेरी वेरी people, नाइस। ये और तो भी उनके बड़े पर्क्स हैं, लेकिन हमें जो पे करना पड़ता है दूसरे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कम फीसें दे रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता यार। जब ये कॉलेज में जाएंगे तब तो पैसे नहीं बचने। तब ये बाहर भेज देगी, तब ये उनको लंदन भेज देगी। सेव कैसे करें, उस वक्त चाहिए होंगे और पैसे। देखिए होता यही है, तब लंदन भेज देंगी आप उनको आसान तरीके। नर्सरीज यहाँ पर बहुत महंगी है, मतलब नर्सरीज के भी स्कूल के बराबर चल रहे हैं, डे केयर। सही। बहुत ज्यादा तो महंगे। कंटेंट क्रिएटर भी आप कैसे, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता होगा आपको, वो जो 7 महीने का आप कह रहे हो उसके साथ ही पूरा दिन निकल जाता होगा। गोद में लेके वीडियो बन सकती है, क्या हो गया। I am a full-time worker, like my 9 to 6 job करती हूँ, ऑफिस जॉब है। Then I come home and cook for them and feed them. अच्छी नैनी भी होगी तुम्हारे पास। Yes, I have a nanny. नैनी I कहाँ have a से nanny है? from कहाँ से है? Africa. अरे क्या बात है। Yeah. कीनिया So से I है? have a nanny. उनके बगैर गुजारा नहीं है यहाँ पे अब। हाँ, फिर वो हेल्प हो जाती है ना उसकी वजह से। फिर अच्छा, जो आप बताओ कौन सा कंटेंट बनाती हो आप? So basically I love to explore the things. So I love to explore the restaurants. So मैं उनके बारे में रिव्यू पोस्ट करती हूँ, and then I create my own recipes and I share like my own recipes. अच्छा, खाने पीने का कंटेंट होता है। वेरी नाइस। तो सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो पे आए तुम्हारी? Related to my child. Like जब भी मैंने कोई वीडियो पोस्ट किया है about my kids, मैं ज्यादा व्यूज मुझे मिलते हैं। I don't know why. वैसे क्यों सुनना चाहते हैं लोग? I मुझे think it's for mothers actually. That only videos only for mother, तो वो mother के अंदर से निकलते हैं वो lives. I don't know. अच्छा लगता है उनको कि यार ये इनकी हम अपनी पर्सनल लाइफ देखें। जब हम वैसे बातें कर रहे होते हैं ना, तो एक लगता है उनको प्रोफेशनल सा काम हो रहा है। फैमिली के साथ फिर उनको लगता है कि यार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो बड़ा रियल होगा, नेचुरल होगा। अच्छा अलीना, तुम्हें घर सजाने का शौक है? डेकोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। है? जरा दिखाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा घर में हम झांक लें, इफ यू डोंट माइंड। Yeah. चलो दिखाओ तुम्हारा प्यारा सा घर कैसा है। So my sofa is very big. It's U-shaped sofa. So it's अरे। really big. यार ये सब बड़ा यहाँ अच्छा बैठ के जा रहे हैं। हाँ, वही बहुत होता सारे है लोग ना बैठ सकते हैं आराम मजे से से। आमने Like सामने। it's for 10 people easily. ये जरूर होना चाहिए वैसे। ये पार्टी सोफा है भाई, जबरदस्त। किसी को दावत पे बुलाए, सब लोग इस पे आ So I जाएंगे। arrange parties a lot, so I love to like big furniture. अच्छा, ये इसको घुमाना जरा स्क्रीन को। ये तुम्हारी स्क्रीन वर्टिकल आ रहा है जरा पोर्ट्रेट में उधर। Okay. ये हुई ना बात, पूरा सोफा अब नजर आ आप रहा है। डाइनिंग भी नजर आ रही है, नादिया जिसको देखने जा रही यार वाकई मुझे मेरा डाइनिंग टेबल का मसला है। है। कुछ Yeah, आइडिया मिल अभी रहा तक नहीं आई वापस। नहीं। नहीं, ईद आने वाली, कुर्सियां असद भाई वापस नहीं लाए मेरे। फोन करो उनको भी कोई। हाय रिपेयर के लिए मेरी कुर्सियां गई हैं यार, नहीं सही आई है, बड़ा आपने जो ना यानी सादा रखा है, बेसिक रखा है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सूदिंग हो। हाँ, अच्छा, कहीं वो गोल्डन स्टैचूज, डेकोरेशन पीसेस, हम लोग पहले कितनी ऐसी चीजें घरों बहुत में ज्यादा लगाते होता थे ना। था। लेकिन No, अब चीज डाल still देते have थे। I still have those pieces, but I cannot keep it because of my kids. तो मैं उनको छुपा के रखा था। हाँ, वैसे ये भी है तुम्हारा, कोई डेकोरेशन पीस नजर ये नहीं आ मिरर रहा। कैसे बचा हुआ है अभी तक, मुझे इस पे हैरत हो रही है। जो मिरर नजर आया मुझे, Yes. ये बच्चों ने ये अभी बच्चे तक नहीं थोड़ा टकरे गिराया भी नहीं। मारते हैं, बच्चे टकरे भी मारते हैं शीशे को देख के। नहीं Yes, they put the hands, dirty hands, or पता नहीं everything. क्या वो बच्चों को चलता क्या रहता सुकून आता है शीशे पे हाथ लगाने। उनको क्या 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 थ्रिल है। क्या वैसे मेरा जितनी ये जो आपका टीवी है ना, ये एक टूट चुका है मेरा। रिमोट मारा मुस्तफा ने और टीवी तोड़ दिया। शाबाश, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे इस बात का, लेकिन क्या करें। ये भी होता है। है। शीशे हमारे घर के बचे हुए डेकोरेशन पीस काफी हद तक टूट चुके हैं। अच्छा, ये बच्चे तुम्हारे हैं वैसे शरारती टाइप, जो चीज है इसको खेलना है, इसको उठाना है, हाँ, है ना? हाँ। आए, फिर तुम क्या करती हो? उनकी इतनी एनर्जी है, उनको कोई पार्क में लेके जाती हो या उनको घर में योगा एक्सरसाइज कराती हो? क्या करती हो? So we have a swimming pool in our building. We have a play area in our building. So they usually go, like right now they are in the play area.
और यार, गैस ये और best गैस के बात। सामने कहते हुए खबरदार अगर एक आवाज उसके बाद सोने के बाद जान नहीं रहती बच्चों में कि कोई शरारत करें, उसके बाद तो वो ऐसे होते हैं, फौरन उनको कुछ खाना है उसके बाद सोना है। आई थिंक बेस्ट चीज है कि बच्चों को आप स्विमिंग बिल्कुल। कराएं, वरना घर में स्विमिंग पूल आप हम तो घर में भी रख लेते हैं कि बच्चे थक जाएं और खाना खा के सो जाएं ताकि हमारा टाइम पानी में वो थक जाते हैं। हाँ हाँ सही। अच्छा ईद की क्या तैयारी है भाई अलीना? ईद पे आ रही हो पाकिस्तान? So my Farsi Shalwar is on the way. Let's see when I will receive. बाकी बच्चों की चल देगी इसे। So जबरदस्त inshallah I will फर्शी visit शलवार। मीना बाजार। चले बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। थैंक यू सो मच अलीना, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तुम्हारी ईद गुजरे सबके साथ। इनकी फैमिली की बात नहीं, पेटियों का तो पूछा ही नहीं है वक्त नहीं रहा और हमारे आज पास। बच्चों की काफी बात होगी, कोई बात नहीं, फिर कल बात बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से आएंगे, कहीं ना जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहाने रमजान में अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन क्या करें, हमने कोशिश की कि भाई अल्टरनेट एनर्जी या फिर कुछ ऐसा करें कि बिल से निजात मिल जाए, तो लोगों ने लगवाए। अच्छा, पहले सोलर लोगों ने पैनल। लगवाए तो क्या हैंड हुआ कि बहुत महंगे लगाए। हाँ। लेकिन उनका ये फायदा होता था कि जब बिल आता था तो कम होते होते जीरो भी हो जाता था। जीरो भी हो जाता ठीक है, था। उसके बाद देखा देखी हम लोग सोचते रहे, मैं इंतजार कर रही थी कि इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि ये सस्ते हो जाएंगे पैनल्स। हुए, वो सस्ते भी हुए। 30-30 लाख में जा रहे थे। मैंने जब कोट लिया ना तो मैं तो कांप गई। मैंने कहा टू मच, आई वेट करते करते वाकई जो सिस्टम मुझे 30 लाख का पड़ रहा था, फिर मुझे पड़ गया कोई 16 लाख। 16 लाख का बिल्कुल हाफ हो इतना गया था फर्क फिर। पड़ा। मैं तो खुशी से पागल। फिर खैर सिस्टम लगाया, थोड़ा बड़ा भी लगाया, लगा कि बचत भी हो सकती है। हैं सबने जी, लगवाया, बहुत ज्यादा हाँ, लगवाया, कि हम तो बहुत बेच भी। रहे हैं यूनिट्स, हमें फायदा होगा, बिजली बेचो, मुल्क खुशहाल करो। हमें लगा कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद जब मेरा सिस्टम लगा, मुझे पता चला कि लगाने के लिए भी एक साल का प्रोसेस होता है। आपको पता है? हाँ, मीटर शीटर, ये हाँ सारी जी चीजें। जी जी। सोलर तो लग गया, पैनल लगे, उसके बाद चेकिंग, फिर उसके बाद वो भी हो जाता था, रिजेक्ट भी हो जाता था। फिर इधर से खुदाई हो रही है, इधर से आना है, अब आप ये चेंज कराएं, अब वो तकरीबन कोई साल का प्रोसेस था। फाइनली लग गया। और जैसे ही मेरे घर सोलर सिस्टम लगा, आपको पता है क्या हुआ? पॉलिसी चेंज, महंगा हो गया यूनिट, मुझे कोई फायदा नहीं होगा अब। बेचती हूँ। 65 रुपए का खरीदेंगी नादिया, 65 रुपए फी यूनिट, और आप देंगी 10 रुपीज या 9 रुपीज। मैं अपनी तरफ से बड़ी हीरोइन बन रही हूँ ना। मैं बता रही हूँ मियाँ को, देखिए मैं कितनी समझदार हूँ। अब हमें कोई जरूरत नहीं कि जी हम स्विच ऑफ कर रहे हैं। दिन में तो आपकी लाइट का कोई टेंशन नहीं। अब फिर से शुरू हो गया है, लाइट क्यों ऑन है इस कमरे की, बंद करो, पंखा क्यों चल रहा है फालतू। खैर मैंने तो नहीं लगवाया, बहुत मजा आया मुझे। बहुत मजा आया, मैंने लगवाया ही नहीं। लेकिन मैं सोचता ही रहा। 2 बिल तो मेरे कम आए हाँ, हैं। अच्छा, 2 दो बिल बिल तो कम मेरे कम आए हैं। अब मेरा ख्याल, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था वो भी मुझे नहीं पता कि उसके हिसाब से क्या मेरे लिए बेहतर होगा। हाँ, कितने साल तक चलेगा, हो सकता है भाई आपका चल जाए कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हो कि अभी 2-3 साल आप उसी रेट्स पर चलेंगे। लेकिन अब जो लोग लगवा रहे हैं तो उनको अगर वो चाहें तो एक डिफरेंट ऑप्शन उनके लिए है, जो कि ज़्यादा महंगी ऑप्शन है, बट पता होना चाहिए। और वो लोग जो इस वक्त ये ऑप्शन से को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो और उनके पास गुंजाइश है तो भी वो सिस्टम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, व्हिच इज द hybrids। हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम। तो अब ये क्या है हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम और इसमें कैसे आपको फायदा हो सकता है, इस पे हम जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हारिस बिन गुफरान ने, सोलर पैनल एक्सपर्ट हैं। हारिस, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। भाई ये देखें, नादिया की कहानी, ये सिर्फ नादिया की नहीं है, सब लोगों की यही कहानी है। सोलर लगवाया भी नहीं था, अभी फायदा हुआ भी नहीं था कि पॉलिसी चेंज हो गई। हाइब्रिड सिस्टम क्या है अब ये? कि इसमें आपकी नेट मीटरिंग भी हो जाती है और प्लस बैटरी। सॉरी हारिस, अभी शुरू करें, थोड़ा फ्रीज हो गए थे आप, अब बताइएगा। यस मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ आ रही है, जबरदस्त, बताएं। हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली ये है कि डुअल सिस्टम कहलाता है, जिसमें ऑन ग्रिड सिस्टम भी काम कर रहा होता है, साथ साथ हाइब्रिड में बैटरी भी सपोर्टेड होती है। लेट सपोज जहाँ पे लोड शेडिंग वगैरह का ज्यादा इशू है, दिन में अगर लाइट चली जाए तो ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है और आपकी रिवर्स मीटरिंग भी बंद हो जाती है। तो अब ज्यादातर लोग शिफ्ट हो रहे हैं हाइब्रिड टू। हाइब्रिड में इस तरीके से भी फायदा है कि डे टाइम में रात के वक्त भी अगर लाइट हारिस भाई ज्यादा सर्दी है, ऑलरेडी फ्रीज हो गए। यूनिट का रेट जो है, ये नेट का कोई आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज बिल्कुल आती है, फिर चली भी जाती है। हारिस भाई अचानक, हाँ जी बताएं हारिस। बहुत, हम अभी तो कहते हैं वहां उस हल तक यही हो कि रहा है, मतलब बस क्या है? यही स्पीड ब्रेकर्स हमारी जिंदगी में भी आ रहे हैं कि सिस्टम लगा के भी जो है ना हम परेशान हो रहे हैं। परेशान आ गए, दोबारा आ गए। हारिस जी। इज बैक जी।
बस आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें होता ये है कि बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर लेट सपोज लाइट वगैरह चली जाए तो आपके वही यूनिट रिवर्स होना भी बंद हो जाते हैं और सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। हाइब्रिड बस चौरंगी पहुंचते हैं, उसके बाद पते पर पहुंचने वाले होते हैं कि पेट्रोल खत्म हो जाता है। वेरी वेरी सैड। आरिस साहब आपको आरिस वापस आ गए, प्लीज दोबारा। कैरी ऑन। ये क्यों हो रहा है? ये आपकी तरफ से सिग्नल कमजोर है, हमारे तो ठीक है। मैम मेरी तरफ से तो सही है, मेरा नेट तो सही चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलें, आप हम बताएं। कोशिश जारी रखेंगे। और प्लीज आरिस बताएं। दोबारा से कर लेते जी 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 बताएं। नहीं लाइव है, दोबारा तो तो- नहीं, यहीं से शुरू करें जी। हेलो। लाइट चली जाती है तो आपका इन्वर्टर और रिवर्स मीटरिंग वहीं स्टॉप हो जाती है। जबकि अगर आप हाइब्रिड सिस्टम पे हो तो वहां पे आपका ना सिस्टम बंद होता है ना ही किसी सही, मतलब ये चलता रहता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपकी बैटरीज होंगी, लिथियम बैटरीज हैं, और उसकी वजह से आपका जो है ना, मैं ख्याल कोई ग्रिड से ताल्लुक नहीं रह जाता, कोई बिल आपका जीरो हो यानी जाएगा। बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद ये हाइब्रिड सिस्टम ये है कि फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वो जो आपने कहा ना, ग्रिड से ताल्लुक नहीं है, फिर ना आपने खरीदने हैं उनके यूनिट्स और ना आपने मेरे ख्याल है सेल करने यूनिट्स, ऐसे ही है ना। तो फिर यानी रात के औकात में वो जो बिजली आपकी जो बैटरी के अंदर है, बैटरी से फिर आपका वो मामला चलेगा रात के औकात में, और डे टाइम में तो आपका सोलर है ही। तो ये सिस्टम हाइब्रिड, दिन में सोलर और रात में बैटरी से आप ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका बिल तो हो गया निश्ता जीरो। लेकिन अब ये कितने का सिस्टम है, बैटरी कितनी हैवी है, कितनी एक्सपेंसिव है? क्योंकि देखें इसके लिए अगर आप एसी वगैरह चलाते हैं, और रात के औकात में तो गर्मी में एसी चलते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 चलते हैं, तो इसमें क्या बैटरी के अंदर उतनी जान है और इतनी एनर्जी? हाँ। बैटरी बहुत सॉलिड है, और बैटरी जो है एक्सपेंसिव बहुत है। इन्वर्टर भी आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, ये हाइब्रिड इन्वर्टर डिफरेंट आएगा। इसमें मजीद आपका मेरे ख्याल को 14-15 लाख का आपका खर्चा आ सकता है, लेकिन फिर देख लें कि आपका बिल विल बी जीरो। ये इसका यानी फायदा अभी है। जितने आपने 14-15 लाख लगाए, मजीद आपको उसके इन्वर्टर लेने में और बैटरीज लेने में, 3-4 बैटरीज। और मुझे लग रहा है ये भी अभी महंगा है, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो शायद ये भी जो है हाइब्रिड सिस्टम ये भी सस्ता हो जाए। हारिस, क्या लगता है आपको? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि बहुत probably थोड़ा टाइम भी दी थी आपकी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएंगी, क्योंकि डे बाय डे लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं हाइब्रिड के ऊपर। लेकिन एक हमें ऐसी भी न्यूज मिली हुई है कि जब से ऑन ग्रिड के नेट मीटरिंग के रेट वगैरह का ऊपर नीचे हुआ है, तो हाइब्रिड सिस्टम अब ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड शुरू हो जाएगी। हाँ, नहीं बिल्कुल होगी, शुरू में बहुत महंगा होगा, उसके बाद फिर सस्ता होना थोड़ा शुरू करेगा। नहीं, वैसे ये जो हमने अभी बताया कि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी कि हाइब्रिड ऐसे ही है ना कि ग्रिड से आपका ताल्लुक नहीं होगा, फिर कोई फिर बिल जीरो। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये 3 तरीके से चलता है। ये भी चलता है, ये विद बैटरी भी चलता है और विदाउट बैटरी भी चलता है। अच्छा, विदाउट बैटरी कैसे? विदाउट बैटरी भी चलता है। अगर आप बगैर बैटरी के वाला हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा देना और आप नेट मीटरिंग भी ना कराएं, ये तब भी काम करता है ये हाइब्रिड इन्वर्टर। समझ आई? तो एनर्जी प्रिजर्व कहाँ होगी वो, यानी जो आप रात एनर्जी के प्रिजर्व नहीं होगी, एनर्जी सिर्फ यूज हो रही होती है। लेट सपोज आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया और आपके घर का इसका इस्तेमाल 7 किलोवाट है, तो सोलर सिर्फ आपको 7 किलोवाट देगा, बाकी के रेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट कर देगा वो। ठीक है, और रात इसके को? साथ साथ आपने रात को मैम रात में सब कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि यही बैटरी ना। नहीं है। तो लेट बात है। सपोज तो आप बैटरी बैटरी तो आपको लगाएंगे चाहिए। इसके साथ। हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक और बात है, ऑन ग्रिड सिस्टम में एक और जो फ्लॉ आया है सबसे बड़ा, वो ये आया है कि आपका जो पीक आते हैं ना 6 से 10 और 11, ये आपका बिल आपको पे करना ही करना है हर हाल में। सही ये है। नेट मीटिंग के कट डाउन नहीं होते। 65 रुपए पर यूनिट ना, 65 रुपए पर यूनिट। 65 रुपए पर यूनिट। और अगर आप इसको और आपके अगर बैटरी लगी हुई होती तो समझे ये आपकी कार जो है या फिर से आराम से गुजार सकते हैं। तो हारिस ये क्या बताएं, कहते हैं, बैटरी कितने की, फर्ज करें एक ऐसे हम स्पेसिमेन लेते हैं कि 3 एसीज आपने चलाने हैं आपके घर में और पंखे वगैरह, लाइट्स, ये तो सब चलते हैं। एसी के इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है बैटरी। जितनी भी बैटरी चाहिए, ज्यादातर बैटरी एसी के लिए रिकमेंडेड तो फायदा क्या हुआ? हाई वोल्टेज रात को तो बैटरी AC के चलना है। ऊपर जाते हैं तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नहीं तो फिर Let's तो suppose बात अगर फिर हम तो उस पे फेल जाते हैं। हो गया क्या ना। फायदा? हारिस साहब, मुझे पता रात को तो एसी चाहिए नींद के लिए, अगर हम रात को एसी नहीं चला रहे हैं तो ये क्या फायदा है सिस्टम का? तकरीबन अगर एसी के लिए आप 2 एसी के लिए बैटरी लेती है तो हाई वोल्टेज बैटरी आएगी, जिसकी नियर अबाउट कॉस्ट है कोई 9, 9.5, 1 मिलियन के करीब तकरीबन कॉस्ट। 10 लाख रुपए उसकी अच्छा अब उसकी बैटरी। लाइफ कितनी होगी? मैम 7 साल उसकी तकरीबन वो है वारंटी। रिप्लेसमेंट वारंटी है और 25 साल जनरेशन वारंटी है।
अच्छा, चलो वो तो अच्छा है। 7 ये तो साल मुझे में लग रहा है नहीं कि गाड़ियों वाली बैटरी नहीं जो गाड़ियों में लग रही है नहीं, और hybrid में। मेंटेनेंस उसकी ये क्या है? हाइब्रिड बैटरी बेसिकली प्रॉपर गाड़ी वाली नहीं है, हाई वोल्टेज बैटरी है। इसमें आपके बाकायदा पूरे एसी रात भर आप इसके ऊपर चलाते हैं। हाँ, क्योंकि गाड़ियों की बैटरीज की भी 7 इयर्स की वो वारंटी वहाँ दे छोटी रहे हैं ना होती है, हाइब्रिड तो ये गाड़ियों तो की। काफी जी, बड़ी, यानी बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा साइज भी होगा इसका, और इसकी नहीं, इतना मेंटेनेंस ज्यादा बड़ा साइज नहीं है ये, तकरीबन जमीन से मैक्सिमम कोई 4 फीट ऊपर है, 4 से 5 फीट ऊपर है बस। 4 से 5 मुझसे थोड़ी सी छोटी है, 1 फुट कम। तो हाँ। और इसकी मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, यानी अगर नो मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, मेंटेनेंस फ्री है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, सही तो बात आप फिर ये कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा कि भाई अगर आप 10 लाख की बैटरी ले रहे हैं तो आप देखें कि 5 साल में आपका बिल कितना आता था, वो सारा कंपैरिजन करके, और अगर फायदा हो रहा है तो फिर आप लगवाएं। और वही है कि एसी असल 2 तो में है, होता अगर ये है तो मैं आपको बताऊं, चाहिए होता होगा। ये है कि अगर आप ये बैटरी लगा लेते हैं तो आपने फ्रॉम द सेम डे ना आपने के इलेक्ट्रिक ऑफ कर देंगे। के इलेक्ट्रिक ऑफ कर दिया। टोटल सोलर, फजर से मगरिब टोटल सोलर विद बैकअप, और आफ्टर मगरिब टिल फजर टोटली बैटरी बैकअप। अच्छा, तो ठीक है, वैसे ये काबिल अमल है। अगर एक बार लगा दें आप पैसे निकाल के, कुछ पैसे जमा करके 10 लाख की हमने बैटरी। अभी इंडस्ट्रीज जो है ना हाइब्रिड सिस्टम हाइब्रिड के ऊपर ही शिफ्ट हो रही, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से उनका जो सिस्टम बंद हो जाता है और वो उनकी कॉस्ट आती है जनरेटर उनके लिए तो effective वो है। बहुत ज्यादा है। और ये पाकिस्तानी बैटरीज हैं या ये इंपोर्ट हो रही है? और नहीं, उनका सब काम भी चाहिए, दिन सब का है ना, तो चाहिए। उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि दिन का काम है, तब तो सोलर एनर्जी बिल्कुल बन ऐसे रही ही। है। आई थिंक अच्छा, इनके लिए और बहुत बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो रात दिन वाली है ना, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इश्यूज होता है, क्योंकि उनके पीक आवर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं 6 से 10 में। यानी हारिस, अगर ये इसको सम अप करें तो इस तरह हो गया कि आपके घर में 2 एसी हैं और आपके पंखे वगैरह हैं, तो आपकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस सारे मिला के बैटरी 10 लाख हो गई, यानी 20 से 25 लाख मतलब चले। अच्छा, 15 केवी का आप सिस्टम बताएं, हाइब्रिड पे कितने का आएगा? हाइब्रिड 15 किलोवाट हाइब्रिड अप्रोक्सीमेटली अगर होगा वो नियर अबाउट होगा कोई 2 मिलियन के करीब, 2 और 2.2 मिलियन। 15 सही केवी है, का, यानी 22 लाख। जी हाँ। जिसमें तो इतने का ही तो नहीं, हाँ इतने का ही तकरीबन, वो भी दूसरा भी आ रहा था, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें ये है ना कि जैसे नादिया ने तो ये लगा लिया ना, ऑन ग्रिड लगा दिया हाँ, नादिया मैं ने। क्या करूं, मेरा पता है अब उसको हारिस भाई। कन्वर्ट कैसे करेंगे इस हाँ, पे? कि उसके जिनके लिए पास कुछ है और चीज? सिस्टम, वो उसको आपने- हाइब्रिड पे कैसे लेके जाए, हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम। आपका तो इन्वर्टर चेंज होगा। और कितने का इन्वर्टर? 4 लाख पूछा है मैंने इनसे। हारिस, सब हिसाब किताब है। 4 लाख लिखो जरा, 4 लाख फिर जी मैम हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ये अच्छी बात है, तसल्ली दे देते हैं तो बात नहीं कर रही ना। नहीं, लेकिन मुझे तो वैसे बताओ। नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ। नहीं, हम वैसे अरे मैं rates, वैसे हाँ। पूछ रही हूँ, हारिस संजीदा हो गए। वैसे ही बताओ कि जिनके पास ऑलरेडी ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, वो 15 केवी का, अब वो उसको शिफ्ट करना चाहते हैं हाइब्रिड पे, तो क्या खर्चा आएगा? टेंटेटिव मैम देखिए 12 किलोवाट का इन्वर्टर आता है हाइब्रिड, ठीक है, तो फिर इन्वर्टर की कॉस्ट मैं आपको बताऊं नियर अबाउट 880 है। हैं? यहाँ सिर्फ इन्वर्टर की कॉस्ट है ये, जिसके अंदर 8 नेट लाख। मीटरिंग भी चलती है। सुने, इसके अंदर नेट मीटरिंग भी है और बैटरी भी है, विद बैटरी बैकअप है। लेट सपोज आप सिर्फ और सिर्फ वो वाला ले लें जिसमें नेट मीटरिंग यूज ना करें, रिवर्स मीटरिंग ना करें, वो कॉस्ट आधी हो जाएगी। सही है, लेकिन ये डे टाइम का बताया उन्होंने, याद रखें ये बात, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो रात के लिए तो बताया ना कि 10 लाख की वो बैटरी अलग है। हाँ, तो बैटरी अलग लेनी पड़ेगी, वो 0 से खर्चा है, और उसके बाद zero से आपको खर्चा इन्वर्टर अपना चेंज करना पड़ेगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हारिस, ये जो आपने बातें बताई हमें। हाँ, जी इनको जी, जरा थैंक देखना यू। पड़ेगा, रिपीट भी देखना पड़ेगा हमें शो में कि हारिस ने क्या क्या बताया है। बहुत सी चीज़ें तो समझ आ गई हमें। 10 लाख रुपए की बैटरी आपको लेनी पड़ेगी अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम और लगाना है। इन्वर्टर। फिर इन्वर्टर आपका 8 लाख का। तो वो ये कह रहे हैं कि 22-23 लाख में जो लोग लगवाना चाह रहे हैं अब सोलर पैनल्स, तो 22-23 लाख में हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। और ये प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, क्योंकि आपके जब नई कंसाइनमेंट आ रही होती है उस वक्त डॉलर का रेट क्या होगा, क्या गवर्नमेंट के टैक्सेस चल रहे होंगे, किस प्राइस पे आपको उन्होंने दिया है, इस वक्त आप कितने प्राइस पे बेच रहे हैं, तो ये आपको हर दफ़ा डिफरेंट ही मिलेंगी प्राइसेस। बस आप ही को देखने हैं भाई, सारे मामला ये देख लें। कुछ भी बिजली नहीं आ रही है, आप ही को देखना है, पानी नहीं आ रहा, आप ही को खुद अरेंज करना है, बाकी सारी चीजें भी तो अपना खाना खुद करो। अपनी बिजली खुद बनाओ अगर बना सकते हो तो। हर तरफ ही मैं कहती हूँ, आगे कुआं पीछे खाई। अब आप सोचें कि मरना कैसे चाहते हैं आप, जीना कैसे चाहते हैं। मेरा जैसे मेरी मर्जी। एक ब्रेक लेते हैं। सुहेब को क्या हुआ आज डॉक्टर साहब? ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू जहान रमजान। और अभी मैं और सुहेब हिसाब लगा रहे थे कि जी ऑन ग्रिड सिस्टम, और अगर हम लेते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम तो हमें इन द लॉन्ग रन, लेट्स से नेक्स्ट 7 इयर्स जितनी लाइफ है बैटरी की, उसमें फायदा होगा, नुकसान होगा, और हमें बहुत फायदा होगा। हाइब्रिड में फायदा होगा बिल्कुल। आप किसी तरफ ना सोचें। अब अगर आपको लगाना है और बिल से निजात पानी है आपने और पैसे भी हैं आपके पास, तो फिर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाए। थोड़ी मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन लें कि बैटरी कहाँ से यानी प्राइसिंग कंपैरेटिव कहाँ से मिलती है। बहुत सारी बैटरीज होंगी, जरूरी नहीं कि सारी ही अच्छी हों और वो तो 5-6 साल बाद पता चलेगा, लेकिन ये कि फिर भी जो बेस्ट रेपुटेशन वाली बैटरी, अच्छे रिव्यूज वाली हो, उसको ही आप लगाएं। बट दिस इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज आपकी फिर बिजली के बिल से ही जान छूट जाएगी। यानी वो ग्रिड से आपका सिस्टम सारा खत्म हो जाएगा, वो फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं आपका। यानी वो जो पैसे रुपए में लेना है 10 में देंगे, वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप अपनी बिजली खुद बनाएंगे और खुद ही उसको इस्तेमाल करेंगे। पीक आवर्स, लो आवर्स, कोई आवर्स नहीं होंगे, गुड आवर्स होंगे सारे। गेस्ट आए, आप खोल के रखे हैं एसी वैसी सब ठीक है यार। आप उसको डिवाइड करो ना अगले 5-6-7 साल में। अभी आप बिल दे रहे हो, जो अभी आपको एक्सपेंस पड़ रहा है, अगले 7 साल में अगर आपको जीरो है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितनी बचत है। और 1 साल का बिल भी अगर आप लगा लें, अगर 70,000 आपका एक महीने का बिल आ रहा है, तो आप अंदाजा कर लें कि 12 महीने में कितने आपके पैसे रिकवर वैसे ही हो जाएंगे। बट हम आपको मशवरा देंगे कि जल्दी कर लें क्योंकि महंगा होने वाला है। सोच समझ के कर, फिर ना कहना बताया नहीं था। सही है जी। अभी क्या तो अभी हम कुछ ईद की सेलिब्रेशंस की बात करते हैं। ईद की तैयारियां, ईद का माहौल बनाए ना भाई। ये तो अब हमारे शो पर हमारे पास तो टाइम नहीं है बाजार जाने का, तो हम भी आपकी तरह नहीं, आप तो बल्कि जा रहे होंगे, हम तो बैठ के टीवी पे ही मेरे ख्याल शॉपिंग कर लेते हैं। तो हमारी जो रिपोर्टर्स हैं वो बाजार में हैं जी, और वो बताएंगे आपको कि लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या प्राइसेस हैं। वो तो कल तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें आज कहेंगे हवा भी नहीं गुजर सकती यहाँ से, इतना रश है, तिल धरने को जगह नहीं। तो जब तिल धरने को जगह नहीं होती ना, तो जेब से ऐसे वॉलेट निकलता है कि पता भी नहीं चलता। जी जी, इनसे भी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे बिल्कुल। जमजम सईद ने हमें ज्वाइन नहीं, अभी नहीं बात करें, अभी हम गेस्ट से बात करें। ओके, वो अभी बाजार वो पहुंच गई है, सिस्टम रेडी हो रहा है, सिस्टम रेडी हो रहा है, लाइव आना है उन्हें। अच्छा, हाँ जी, लाइव आना है बिल्कुल। अभी मैं आपको गेस्ट से मिलाती हूँ, ये है ज़ाहरा जाहिद। और माशाल्लाह ये जो ब्यूटी सैलून बिजनेस, सैलून सप्लाईज, ब्यूटी सप्लाईज, इससे रिलेटेड जो इसका बिजनेस एस्पेक्ट है ना जोहेब, आपको नहीं समझ आएगी। मैं कोशिश ही कर सकती हूँ जोहेब को समझ नहीं लेकिन आएगी, क्योंकि ये इनके फील्ड का बात नहीं है। नहीं है भी थोड़ी सी, तो हाँ, उसमें हम इनसे पूछेंगे कि अगर हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, हम सेल कर रहे हैं, जो कि बहुत ख़वातीन है माशाल्लाह जोहेब। मैं बताऊँ कोविड के बाद अब तो इतने ब्रांड्स आ गए हैं मेड इन पाकिस्तान, चाहे हेयर के हों, स्किन के हों, मेकअप हो, हर्बल चीज़ें हों, तो ये ब्रांड्स आर डूइंग वेरी वेल। अब तो मल्टी वाइटामिन्स भी आ गए, सन ब्लॉक्स भी आ गए। तो ये अगर आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं इंटरनेशनली, ये नेक्स्ट नेचुरल स्टेप फॉरवर्ड है, तो उसमें हमें ज़ारा जो है हेल्प करेंगी। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। जी हमें भी। तो थोड़ा ये ज़रा इसका ये बताइएगा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी लेडीज इस वक्त सोच रही होंगी, बड़े कमाल ब्रांड्स यहाँ इस वक्त बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी भी है ज़्यादातर की। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उनके लिए? तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि हमारे मुल्क में लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं, तो उसको किस तरह से हम फ़ॉरेन में लेके जा सकते हैं। सो बीइंग बेस्ड इन सऊदी अरेबिया, आप I can guide you with that, guide the people with that. और स्पेशली वो कंट्रीज जहाँ अभी मार्केट है, बूमिंग मार्केट है, सऊदी इज वन। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया इज़ अ बूमिंग मार्केट, और वहाँ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है बिजनेसेस, और भी बहुत सारी बिजनेसेस वहाँ स्टार्ट हो रही हैं एंड थिंग्स आर जस्ट टेकिंग ऑफ। तो उसमें से ब्यूटी बिजनेस इज़ अ बिग वन, और हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर उसको हम सही तरह से मार्केट करें। Being a Federation of Pakistan Chambers of Commerce convener, we also did a lot of seminars regarding. ये क्या होता है जो आपने बताया बिजनेस ऑफ कॉमर्स में, क्या करते हैं आप? I'm a convener chair. वो क्या होता है? That is basically chairperson of a committee which is Women's Style Beauty and Skin Care. तो Women's Style Beauty and Skin Care की chairperson of the committee. ठीक है, लेकिन वो चेयरपर्सन करता क्या फिर? हाँ, बेसिकली हम एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को ऑन द इश्यूज ऑफ द ब्यूटी इंडस्ट्री इन दैट प्लेस। तो जैसे कोई भी इश्यूज हो रही हैं, यानी लोन से लेके किसी को लोन चाहिए, किसी खातून को बिजनेस स्टार्ट करना। पाकिस्तान में खैर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो पाकिस्तान में हमारे भी क्या मसाइल हैं जिस पे आप चाह रही हैं कि गवर्नमेंट फोकस करे? यूजुअली हमारे इश्यूज मोस्टली टैक्स रिलेटेड है, बिकॉज एट द मोमेंट हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे काफ़ी टैक्सेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उसमें काफ़ी टैक्सेस हाई हैं। कंपैरेटिव नहीं होती प्रोडक्ट्स। इंपोर्टेड पे या लोकल? इंपोर्टेड पे ज़्यादा, लोकल पे भी है, बट इट्स नॉट दैट मच। एंड हमारी यही कोशिश है कि उसको भी हम थोड़ा कम करें
करें, नहीं क्योंकि यार आपको अच्छी पता है बात है, आजकल के डिस्करेज जो करेंगे हालात हैं। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को तो फिर लोकल देखिए को वो ज्यादा ये मिलेगा ना। जो बात करेंगे, ये सही बात अच्छी करेंगे, देखिए हम जब लोकल प्रोड्यूसर होता है ना तो उसके लिए तमाम एक्सपेंसेस उसको बेयर करने हैं। सबसे पहले तो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसके चार्जेस है। तो जब इतने चार्जेस, कॉस्ट इतनी हैवी हो जाती है कि फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रॉब्लम है ना, तो इसको आप देखती हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के इश्यूज हो गए, इसको हम देखते हैं। हमने लास्ट ईयर हमने हैजर्डस मटेरियल्स इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर अवेयरनेस सेशंस किए थे फेडरेशन हाउस में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बाहर भी जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो लोकली मेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर से जो कुछ अगर हैजर्डस इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे गोरा करने वाली क्रीम से मर्क्यूरी जी जी ये भी उसको हम निकालें ताकि हम और बाहर जा सकें और हम अपने प्रोडक्ट्स को कुछ बाहर मार्केट कर इंग्रेडिएंट्स सकें। अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं बड़ी मशहूर क्रीम्स में जो बाहर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जी जी, और वो यहाँ भी एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए, उसी के बारे में अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली जो है बाहर भी कौन सी सेल हो सके। इंग्रेडिएंट, एक तो मैंने बताया, और क्या है इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट? देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल देयर इज एक डाई है जिसमें काला ब्लैक हेड है, जिससे आप सर्टन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं बिनाई का इशू हो चुका है, एलर्जीज के इशू, अंधे हो चुके हैं, बॉक्स डाइज जो है, बॉक्स हेयर डाइज, सर्टन टाइप ऑफ डाइज हैं वो। तो उस तरह की चीज़ों से हमने समझाना है लोगों को कि ये आपने यूज़ नहीं करना, और हम जो प्रोड्यूसर है जो बना रहा है उसको हमने डिस्करेज करना है कि आपने ये चीज़ मार्केट से इस इंग्रेडिएंट को निकाल लेना है। आपने कितनी अच्छी बातें बताई। और पता और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम तौबा करें? नहीं, यानी कि थोड़ा अवेयरनेस होना नहीं है बहुत ना, ज़रूरी है। अवेयरनेस नहीं कोई बताता। लोग हमारे यहाँ ना ऑब्सेशन, और वो क्या करें क्योंकि गुर्बत भी है, सस्ती चीज़, सस्ती, मैं कहती हूँ ना लो, उससे बेहतर है खीरा गाजर को लगा लो मुंह पे, आप कुछ आपको कोई मास्क बना लो, फाइन। लेकिन अगर आप बाजार से कुछ आपने लिया जो पैक्ड है, जो बंद है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, कैसे बना है, पैसे नहीं बचाने। हाइजीन का ख्याल रखा गया है या नहीं रखा गया, ये भी है ना। हाइजीन तो बिल्कुल है ही है, बट द अदर थिंग इज के लिटरेसी। अभी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ठीक है वो तबका जो इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर पा रहा, बट आई थिंक देयर इज़ हार्डली नो वन जिसके पास फ़ोन ना हो या वो इन्फॉर्मेशन वो सर्च ना कर सकते हो। तो थोड़ा हमें ये चाहिए कि आप इंग्रेडिएंट्स देखें, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी अगर आप उसको लिख के देखेंगे कि नहीं ये है क्या, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बस आना चाहिए, आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकालना है इंटरनेट अच्छा, जैसे इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, आपने सारे वही इंग्रेडिएंट्स डाले जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है, हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करना, उसको एडवर्टाइज करना, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेड इन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ना दिया गया है ना कि मेड इन पाकिस्तान ब्रांड उस लेवल पे जाता ही नहीं है कि वो compete कर पाए, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ भी आप ये कैसे उसमें हम गाइड कर सकते हैं लोगों को। हमारे पास पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम है जो कि सऊदी अरब में बेस्ड है, और हम गाइड कर सकते हैं बिजनेस पर्सनस को कि वो किस तरह से वहाँ अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। उसमें पूरा हम गाइड करते हैं कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इवन हमारे पास दूसरे फील्ड्स के भी ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन फर्दर गाइड देम इन सेटिंग। एक बड़ी अजीब ज़ुहैब मैंने चीज़ नोट की, बल्कि मैं ज़रूर आपको अगर समझ आया आप बताइए। मैं गई सन ब्लॉक लेने, अच्छा मैंने कुछ में रिसर्च की हुई थी, भाई मिनरल वाला चाहिए, मिनरल इफेक्टिव है, वरना सन ब्लॉक में भी बड़े फजूल केमिकल्स होते हैं। अच्छा मैं देख रही हूँ तो जो महंगी वाली थी वो बड़ी महंगी थी और लिखा हुआ था कि ये जर्मनी में बनी हुई है, टर्की में बनी हुई है, स्विट्जरलैंड में बनी हुई है। अच्छा मैंने कहा, मुझे पता चला कुछ बड़ी रीजनेबल है और सही भी लग रही थी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है, तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। जब मैं आदत है पढ़ने लगी, कहीं नहीं लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। फिर मैंने एक दूसरी सन ब्लॉक उठाई, उस पर भी नहीं लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, मेड इन नोवेयर। ये लाइन ही उन्होंने काट दी, ये मुझे, और वो बिक रही है। ऐसी चीजें कैसे मार्केट में ये आंखों से देखा मैंने। नई बात है, दिस इज आल्सो इंफॉर्मेशन फॉर मी, आई या, डिड नॉट नो मैं तो देख के इस तरह से बड़े स्टोर में मेड इन होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, उसने सब कुछ इंग्रेडिएंट चीजें सब लिखी थी, लेकिन उसने नीचे वाला वो छोड़ दिया एरिया मेड वेयर। नादिया, उसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें इतने इश्यूज आ गए हैं लोगों के साथ कि देखिए जो गुर्बत जब होती है ना, जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर थिंग्स टू रेगुलेट एवरीथिंग बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुर्बत है ना, वो कुछ देखेंगे नहीं, उनको चाहिए बिल्कुल सस्ता, तो उस चीज़ का फिर लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो आई थिंक हमें एज अ कॉम हमें ज़रूरत है कि हम जैसे बाहर से आते हैं और हम यहाँ काम करते हैं आके, क्योंकि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। अब जैसे मेरा बचपन में कुछ कितना हिस्सा यूएस में भी गुजरा है, बट आई प्रेफर कमिंग हियर, कोई वजह होगी,
लेकिन जब मैं अपने मुल्क में आके अपने मुल्क का हाल ऐसा देखती हूँ तो मुझे आगे कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग जो ये सब बेईमान वजूहात होते हैं, है, करप्ट होते हैं, वो उन लोगों के लिए रास्ता जो है जी, तो मुश्किल कर देते हैं। वो लोग जो कि ईमानदार हैं, काबिल हैं, मेहनत कर रहे हैं, करना चाहते हैं कुछ, लेकिन आप लोगों की वजह से पूरा फिर एक रेपुटेशन। अब वो आप यही कह रही है ना, जो मेन चीज़ है कि मेड इन वेयर, वो चीज़ तो हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, तो वो ही नहीं है। अच्छा, कोई स्टार्टअप करना चाहती है, कोई खातून है घर में बैठी हैं और वो कुछ बिजनेस कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, बाइख्तियार बनना चाहती हैं, फाइनेंस, तो कहाँ से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हम बात करें, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हो एज अ लेडी जो घर से स्टार्ट करना चाह रही है, दैट वुड बी कॉटेज इंडस्ट्री से हम कहते हैं, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट करेंगी तो आई विल नॉट सजेस्ट कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बहुत प्रोडक्ट्स लेके बैठ जाएं कि अब मैं उसे बेचूंगी। सबसे इंटरनेट आपका सबसे अच्छा जो है अभी एवेन्यू है जहाँ से आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं फॉर अ स्मॉल बिजनेस पर्सन। तो वो उधर से स्टार्ट करें अपना कोई, इट कुड बी अ हर्बल प्रोडक्ट, कोई अच्छा इस तरह की चीज़, या कोई अगर वो प्रोडक्ट्स ले रही हैं जिसको वो मैन्युफैक्चर करा रही है तो वो छोटा सा अमाउंट लें एंड उसको फिर सेल करने की कोशिश करें, देखिए क्या रीच आ रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग अ ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड उसमें लॉस का बहुत चांस होता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप घर से करें, आप इंटरनेट से करें और देखें फिर क्या। तो आप इदारे से भी वाबस्ता है, एक तो पेट्रोनाइज करते हैं आप ऐसी खवातीन को, देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कमिटी में है ऐसी बहुत लेडीज। आपने किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई? वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, और आपके स्टूडेंट्स के जिनको आपने हेल्प किया और गाइड किया या अपने इर्द गिर्द जो भी मिसाल के तौर पर मैं एक अपनी स्टूडेंट की बता देती हूँ, शायद वो भी देख भी रही हूँ, उनका नाम अमीना है। वेरी इंस्पायरिंग और एम्बिशियस गर्ल, यंग गर्ल ना, एंड उसको हमने ट्रेन किया फॉर आवर जी लर्निंग इनिशिएटिव, ब्यूटिशियन फ्री कोर्सेज जो हम कराते हैं, तो उससे वो मैंने कोर्स कराया है अबाउट अभी 2 साल मेरे ख्याल हो गए हैं, और फिर हमने उसे 1-2 जॉब्स पे भी लगाया एंड देन आगे माशाल्लाह नाउ शी इज़ वर्किंग एंड उसने थोड़ा सा फील्ड डिफरेंट चूज़ किया, बट शी कीप्स इन टच विद मी और हर वक्त मुझे थैंक यू। अब किस फील्ड में, वो क्या कमाल क्या है? शी इज़ इन पोलियो इरेडिकेशन, हाँ उसके उस फील्ड में शी। लेकिन समझ नहीं आया कि उन्होंने कमाल क्या किया उसमें, मतलब क्या काम शुरू किया जिसमें बहुत सक्सेसफुल हुई? देखिए उसके पास जॉब ही नहीं थी, शी हैड नो जॉब एंड नो सर्टिफिकेशंस, नो नथिंग। आपको पता है अगर आप कोई भी जॉब लेने जाओगे ना, यू नीड टू बी लिटरेट, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट, सो शी डिडंट हैव एनीथिंग। अच्छा, तो उसको हमने ट्रेन किया एज अ ब्यूटिशियन और उसे हमने बेसिक इंग्लिश, मैथ्स उसकी क्लासेस भी दी, तो वो उसके फिर काम आई और कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, वेरी नाइस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो उसके अभी तक काम आ रही है। तो वो जब याद करती है आके तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि एक बंदा आपको याद कर रहा है और आपको याद रख रहा है, एंड शी यू नो इज अ लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव के भाई हम जो काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, खुद कमाने लग जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो कितनी अच्छी बात है। जबरदस्त जी। हाँ, और अभी बाजार की बहुत शुक्रिया, हाँ आपने हमें वक्त दिया और खवातीन को जरा बताया कि किस तरीके से अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। अच्छा, ठीक है, पूछूंगी बहुत सारी बातें। अच्छा जी, तो अब हम मार्केट्स का रुख करते हैं और कराची का हाल जानते हैं। कराची में कहाँ मौजूद है मोना सिद्दीकी, क्या देख रही हैं, आंखों देखा हाल हमसे शेयर कीजिए। मोना, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? जी ज़ोहेब, मार्केट में बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त। ईद का जो दिन है वो काफ़ी कम रह गए हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है शॉपिंग के लिए मार्केट का रुख कर रही हैं। इस वक्त गो कि दोपहर का वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता रश जो है बढ़ता जा रहा है। अगर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं मॉल के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर लेडीज़ के कपड़ों की काफ़ी अच्छी वैरायटी मौजूद है और इसी तरीके से जो ख़वातीन, आप इन ख़वातीन का रश देखिए किस कदर रश इस वक्त है। और इस वक्त जो है अनस्टिच कपड़ों की बारी अब ख़त्म हो गई है क्योंकि टेलर हजरात तो अब लेंगे नहीं, टाइम कम है। अलबत्ता जो स्टिच कपड़े हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो या कोई लोकल हो, उस पर जो है खवातीन का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। ऐसी ही खातून हमारे साथ एक मौजूद है जो इस वक्त शॉपिंग कर रही थी, तो हम जानते ही बताइए इस वक्त आपने कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी बाकी रह गई आपकी? अच्छा, मैंने तो कुछ सूट अपने लिए हैं लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जितना अच्छा मैं ख़रीद सकूँ मैं ख़रीद लूँ।
तो इसी वजह से मैं आई भी हूँ अभी यहाँ पर, और मैंने सोचा कि कोई ना कोई अच्छा सूट शायद मुझे मिल जाए, कुछ यूनिक हो, क्योंकि आपको पता है कि ये अच्छा नहीं मिलना मोना कभी। मोना कोई ना कोई मोना कोई अच्छा सा सूट मिल जाए, मोना को आवाज आ रही है, कोई भी ना पहने। मोना ये अच्छा कभी नहीं मिलना। जो है मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा मैं और भी ज्यादा कोई एक्सप्लोर करें। आप समझती कि अब जो एक टाइम कम है तो अब अच्छा सूट आपको मिल जाएगी, अच्छी शॉपिंग हो जाएगी। कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि अब जो है वो अच्छी वैरायटी निकालें, बिकॉज दुकानदार ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि जब ऐसा मौका आता है तो जो पुरानी वैरायटी होती है उसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें, फिर उसके बाद आखिरी मौके पे होती तो पहले 4-5 लेके क्यों रखती है, क्योंकि उनका जो पुराना माल होता है वो बिक चुका होता है। तो मुझे लगता है शायद हो सकता है कि अभी ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिल जाए। आप इस बार फर्शी शलवार पहन रही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मैं देख चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह मैंने फर्शी शलवार देख ली है। मेरा बिल्कुल दिल भर चुका है, मैं फर्शी शलवार नहीं पहनूंगी। देख के ये तो फर्शी शलवार नहीं पहनेंगे, लेकिन अलबत्ता एक और हमारे साथ लड़की मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी कितनी शॉपिंग हुई। आप कितने की शॉपिंग हुई, उनसे पूछे कितने का जोड़ा मिला? चूड़ी, शूज। मुझे टाइम अब मिला है, मेरी शॉपिंग स्टार्ट आज से हुई है, तो उम्मीद है होप्स हो कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मार्केट में मिल जाए। कितने पैसे लेके निकली हो लड़की? फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मुझे उम्मीद है कि आज मुझे मिल जाए। अच्छा ये बताएं आप कितना बजट लेके निकली हैं? ईद की शॉपिंग के लिए पर्सनली अपने लिए 20,000। 20,000 में तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो सोचे किस तरह का ड्रेस लेना है, शूज हैं, सैंडल्स हैं, बैंगल्स हैं। वैसे पीछे भी अच्छा ड्रेस टंगा हुआ है, देख ले। जिस हिसाब से गर्मी है तो बिल्कुल सिंपल पे जाना चाहती हूँ, बिल्कुल ज्यादा सिंपल। थैंक यू ज़हरा, थैंक यू। गर्मी में घर में रहें या बाहर जाएं तो ये मोना आप वो पे अब ज़हरा से बात करेंगे। सॉरी मोना डार्लिंग, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मोना ने जबरदस्त जोड़े 15-20 हज़ार ठीक है, बिल्कुल 20,000 में अपने लिए अच्छी ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन लाहौर में लोग कितने पैसे लेके निकल रहे हैं उनसे पूछते हैं। ज़हरा ने ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम सलाम जी ज़हरा, क्या हाल है? कौन से बाजार में तुम आज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ नादिया और जुहेब। इस वक्त हम अनारकली बाजार में मौजूद हैं और लोगों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो गया है। ईद आने में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी मैचिंग्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल्स पे भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आवाम भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी शॉपिंग किस हद तक मुकम्मल हो गई है, कितनी शॉपिंग चल रही है और कहाँ तक इनकी बात पहुँची है। सफाई से इंट्रो बहुत जबरदस्त। प्लीज पूरे मार्क्स से आपकी सफाई कितनी सिखाएं। जी 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 कितनी शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है, कितना आपका जो है कि काम अभी रहता है, और क्या बजट घर से लेके आई हैं? एक्चुअली हमने आज ही अभी ईद की शॉपिंग स्टार्ट की है, तो अगर बजट को देखा जाए तो बजट और महंगाई का तो बिल्कुल भी तवाज़ुन नहीं बनता। दोनों मतलब एक कह लें कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जोड़े बहुत महंगे मिल रहे हैं। चाहे लोकल मार्केट को देखें, ब्रांड्स को देखें, जोड़ों का मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो अभी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, और जितना बजट में आए फिर उस हिसाब से मैनेज करना। लेकिन प्रायर निस्बत इस बार बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई है। जी, जैसे कि आपको ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं कपड़े लेने में। लेकिन फिर भी क्योंकि लेडीज़ हैं, कपड़े तो लेने ही है, ईद पे सजना सवरना तो है ही। हमारे शॉपकीपर बजट का आइडिया लो कि वो कितने पैसे लेके घर से निकली, उनके जहन में बजट क्या, ताकि हमें भी आइडिया हो कि एवरेज लोग कितना इस वक्त स्पेंड करना चाह रहे हैं ईद पे। जी जी ज़रूर। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप बजट के घर से निकले, मतलब हस्बैंड्स भाई तो बड़े वो होते हैं ना कि हम बजट नहीं देंगे और हम थोड़ा बजट देंगे, आपको कितना मिला? नहीं, एक्चुअली बजट का ये डिपेंड करता है ना। एक्चुअली कुछ जॉब होल्डर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो डिपेंड करते हैं फैमिली पे। सो जॉब होल्डर का देखा जाए, मैं खुद बीइंग अ जॉब होल्डर हूँ, तो मेरे लिए अपना बजट भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो मेरा ये होता है कि मतलब एक सैलरी में जितना भी इंसान का मैनेज हो। ज़हरा भाई क्या कह रहे हैं, जबरदस्त भाई, बेहतरीन निकलवा पाई कितने पैसे लेके निकले ज़हरा? प्लीज उनसे पूछो कितनी मैं उनसे निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कितने पैसे लेके वो नहीं बता रही, वो बताना नहीं चाहती, वो नहीं बताना चाह रही। दो वजूहात हो सकती है, या तो वो टैक्स से भाग रही है, या ये कि वो उनको डर है कि नजर लग सकती है। हाँ, और जब ईद खैर ज़रा बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ का अहवाल बताया मार्केट का लाहौर से, और मोना ने हमें कराची से बताया। समझ वैसे लोग शॉपिंग कर रहे हैं और वो छुपा रहे हैं कि वो कितने पैसे लेके निकले हैं, उनका क्या बजट है, सब छुपा रहे हैं। ब्रेक और के बाद की बात कर रहे हैं, मुस्कुराते नहीं कर रहे, ये बड़ा हम भी छुपाएंगे ब्रेक के बाद। हम क्या बात करें, हम भी नहीं बताएंगे। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम वो बात करेंगे जो कि हम आज़ादी से कर सकते हैं लेकिन बॉलीवुड से वाबस्ता या वहाँ के जर्नलिस्ट भी करने से डरते हैं। हम बोल्डली बात कर सकते हैं कि बॉलीवुड में खुद ही कुछ अजीब सा माफिया एक चल रहा है जो कि बॉलीवुड को तबाह कर रहा है। बॉलीवुड की जो मतलब सालों की उनकी एक लेगेसी है, उसकी जड़ों को जो है वो जला रहा है, वो काट रहा है। कुछ ये जो शुरू हुआ है सिलसिला के जी नेपोटिज्म, जो आर्टिस्ट हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको ही आपको मेन फिल्मों में लिया जाएगा और उनको ही पेपराजी हर जगह दिखाएगी, उनको ही आपको सोशल मीडिया पे वो नज़र आएंगे। इसके अलावा जो मेहनती, जो बगैर किसी मेंटोर के इंडस्ट्री में आए हैं, वो गायब हो रहे हैं। उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, उनके पास फिल्में नहीं हैं और नया जितनी भी नई फिल्में आ रही हैं उसमें ये आपको स्टार किड्स ही मिलते हैं, चाहे श्रीदेवी के बच्चे हों, चंकी पांडे के, फिर वो उसके क्या सैफ के बच्चे और शाहरुख खान, कपूर फैमिली देखें वो पूरी वो इस और तरह अच्छी कमाल बात ये कि एक से एक बुरा एक्टर है। हाँ, एक्टिंग चले अच्छी हो ना कोई गुड लुकिंग है, हाँ। ना उनके अंदर टैलेंट है, सवाए आलिया भट्ट के ये जो और या रणबीर कपूर के, उसके बाद ये जितने बच्चे आए हैं ये बहुत बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आमिर खान के बेटे ने भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, बुरी एक्टिंग की, पता नहीं उसको फिल्म मिली कैसे, सब ये हैरान है। और वो तो फाइनेंस कर, मुझे लगता है कि ऐसे होता होगा कि फाइनेंस कर दी जाती है, पैसे लगा दिए जाते हैं कि मैं लगा रहा हूँ, प्रोड्यूसर को कह दिया कि मैं मेरी तरफ से आप ये। एक बार कंगना ने कहा था, बड़ी सही बात की थी करण जौहर के शो में कि यू आर अ बॉलीवुड माफिया, और अब वो बात नजर आ रही है कि वाकई ये माफिया कुछ ऐसा है, क्योंकि सारी फिल्में, ज्यादातर ये फिल्में जो है करण जौहर ही प्रोड्यूस करते हैं। वो सबसे ज्यादा इन बच्चों को, इनकी माओं को, जिनका बॉलीवुड का एक शो भी आ रहा है बॉलीवुड वाइज, उनको कोई इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है, इतना एक्सपोजर मिल रहा है कि बात समझ में नहीं आती। लेकिन लोगों ने, क्योंकि लोग भी एक पावर होते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सैफ के बच्चों को रिजेक्ट किया है एज एन एक्टर, एज ए स्टार, श्रीदेवी के बच्चों को, चंकी पांडे के बच्चों को, एंड शाहरुख खान द किंग हिमसेल्फ के बच्चों को भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है कि नो, दे आर हॉरिबल एक्टर्स। और आप देखें वो तामिल की तरफ जा रहे हैं लोग, यानी जो बॉलीवुड देखते थे, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सबको देखते थे, वो तामिल मूवीज की तरफ जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और नादिया क्यों बात कर रही है? क्योंकि देखें आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। हम भी देखते हैं, हम भी शौकीन हैं, उनकी अच्छी मूवी आती है तो हम जरूर देखते हैं वो, लेकिन अब कोई अच्छी मूवी आ नहीं रही है, स्टार किड्स ही आ रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। एक आलिया भट्ट की थोड़ी मुझे फिल्म अच्छी लगी थी, उसने खुद ही प्रोड्यूस की थी, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल स्टार्स हैं वो कहाँ हैं? जो फिल्में थोड़ी बहुत चल भी रही हैं वो हैं जिसमें कोई नेपो बच्चा नहीं है, बिल्कुल कोई आर्टिस्ट स्टार का बच्चा नहीं है। कंगना को आपने बात की, साइडलाइन कर दिया गया ना, हालांकि कितनी जबरदस्त एक्ट्रेस है और इतनी जबरदस्त वो मूवीज बनाती है, लेकिन कोई करता ही नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही नहीं जाती मूवी। गोविंदा को देखें आप, वो कितना शिकायत करता रहता है कि भाई मेरी तो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते ही नहीं है, वो लगती नहीं है सिनेमा में, पता नहीं कौन है जो मेरी मूवीज नहीं लगा रहा है, हल्के जबरदस्त एक्टर है। और तो ये बहुत ज्यादा, कुछ लोग जो व्लॉगर्स हैं इसके ऊपर वीडियोस बना भी रहे हैं, जो शायद इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको इतना डर नहीं है, लेकिन वो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बर्बाद हो गया है बॉलीवुड, पैसे ये बना रहे हैं, पता नहीं 500 करोड़ वाला ग्रुप, 1000 करोड़ वाला ग्रुप, उसमें जा रहे हैं, लेकिन कोई फिल्म क्लासिक नहीं बन रही, कोई फिल्म मेमोरेबल नहीं है, किसी में ओरिजिनल म्यूजिक नहीं है, किसी में ओरिजिनल कोई स्टोरी नहीं है। 3-4 थीम है, या तो पाकिस्तान के खिलाफ बना रहे हैं, ठीक है जी, या ये उनका लिव इन रिलेशनशिप्स पे, या पता नहीं क्या, बस ऐसे ही बच्चों की स्टोरियां, इससे मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत हो गई, बकवास कहानियां, ना सर ना पैर, और एक के बाद एक फिल्म इनकी अब फ्लॉप भी हो रही है, फ्लॉप हो रही है। नहीं यार, और देखे ना आप, जब नेटफ्लिक्स हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं, उनके नाम नहीं जानते हैं आप, लेकिन क्या कमाल एक्टिंग कर रहे होते हैं, उनको बॉलीवुड में जगह नहीं मिल रही होती। बिल्कुल, बॉलीवुड में। और पहले तो क्या एक बैलेंस था ना, ज्यादातर तो ये कि जो अच्छे एक्टर्स हैं एक सिस्टम के थ्रू आ ही जाते थे, अब आ ही नहीं रहे, और जो नहीं इन स्टार्स के बच्चे, मैंने बताया ना, उनका तो करियर गायब हो जाता है, उनके खिलाफ कैंपेन्स चलती हैं, और ये बच्चे बहुत बुली करते हैं उनको। यही वो पार्टीज हैं, यही बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कूल है, कौन सा नहीं है, तुम्हारे से मेरी दोस्ती अब नहीं है, इसको बर्बाद कर दो, इसका करियर, और फिर सारा सोशल मीडिया उनके अगेंस्ट लिखने चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे इतनी डिप्रेशन है, इतने ऐसे स्टार्स में, स्टार्स के आर्टिस्ट है, स्टार तो बेचारे बन भी नहीं पाए, इन आर्टिस्ट में शदीद डिप्रेशन है और कुछ बहुत ही गड़बड़ और डार्क। मुझे लगता है ब्लॉगर्स वगैरह को भी शायद कुछ ऐसा है, वो इनके लूप में है, वो अच्छा ही लिखते हैं। नहीं, और इन 4-5 लोगों को, अब मलाइका अरोड़ा की रोज खबर क्यों आ रही है? भाई तुम कौन हो, तुम क्या ऐसा काम कर रही हो कि रोज सुबह आप
जैसे खुलते हैं न्यूज़ तो आपको जी उसकी तस्वीरें, उसका ये उनका चलना, वॉक, ये जिम की वीडियोस, तस्वीरें, क्या हो गया सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी है ना, कि वो आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो इस पार्टी में गए हैं, और ये सोशल मीडिया है जिसके जरिए वो उनको हाइप मिलती है और बड़े स्टार्स बन जाते हैं। मुझे लगता है ये हमें कहना चाह रहे हैं कि भाई यही स्टार्स हैं और तुम्हें इनको देखना पड़ेगा ऐसी की तैसी। मुझे तो ये भी लगता है नादिया कि शायद पैसे भी जो बताए जाते हैं ना कि इतने पैसे इसने ले लिए शाहरुख खान के बेटे ने, और ये भी शायद फेक ही है। इनको पैसे चाहिए, पैसे देते हैं अपनी फिल्में दिखाने के लिए, इनके माँ बाप पैसे लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्टार्स बना दो खुदा के वास्ते, और वो नहीं बनेंगे बिकॉज जबरदस्ती कोई स्टार बन नहीं सकता। ये तो लोगों ने ही डिसाइड करना है। और करण जौहर को इतनी बैशिंग मिली नादानिया फिल्म पे, जो श्रीदेवी की बेटी और सैफ के बेटे को इन्होंने लॉन्च करके फिल्म बनाई, और वहाँ के लोग जो पब्लिक है उन्होंने वीडियोस बना के कहा कि 10 मिनट से ज्यादा देख सकते हो तो देख लो। नहीं देख सकते। अच्छा, एक नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, मुझे याद है, श्रीदेवी की बेटी की, और वो भी सीरीज थी। ये बहुत बुरी है। और इनको देख के मतलब ये बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर चैनल से नहीं आए हैं और इनमें वो टैलेंट नहीं है कि इनको आप किसी ऐसी बड़ी फिल्म में मेन रोल्स दें। ये डिजर्व करते हैं वो बच्चे बच्चियां जो कि थिएटर करके, मेहनत करके, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको ये फिल्में मिलनी चाहिए थी। तो करण जौहर एक्चुअली बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं, और उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश की है कि हाँ जी बुरी फिल्म बनी है, हमारी गलती है। अच्छा, और एक और मसला कि नेटफ्लिक्स जब आया तो उसमें एक बड़ा चंक भी करण जौहर ने उठाया अपने प्रोजेक्ट्स का, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स डूब गया। आप सुशांत सिंह की मिसाल भी देखें ना नादिया, कि उसने भी बहुत ज़्यादा इस पर इजहार किया था कि मेरी मूवी बन रही है। करण जौहर ने लिया उसको एक मूवी में, उसके बाद उन्होंने उसकी प्रमोशन नहीं की। पता नहीं किसने करण जौहर को कहा था कि इस मूवी की, और फिर उसको नेटफ्लिक्स पे डाला, वो भी किसी को पता नहीं चला कि इसकी मूवी आई। हल्के ज़बरदस्त हीरो था ये। नहीं, यही तो, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टार बाप नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, और फिर इनकी जो डेथ थी उसका बड़ा सबको अफसोस हुआ। सुसाइड, बट रीजंस और लॉजिक उसमें नहीं मिल रहा था इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन सैडली बुरी खबर आपको बताऊं कि 4-4.5 साल के बाद अब केस बंद हो गया है और कह दिया गया कि नहीं जी ये तो एक सुसाइड थी। उसके बीच में जो भी फैक्ट्स हमने सुने, देखे, वो सब बिल्कुल गायब है। तो जनाब, ये तो बॉलीवुड की हमने आपको कहानी बताई। जहां रमजान में अब वक्त खत्म हो गया है। कल आपसे मुलाकात होगी। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। जाले और मंशा एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। खुदा।